not IV fluid from the kidney. Anatomy of the kidney, then physiology, urine formation, nephron, और उसके बाद ureter, bladder, urethra, investigation, फिर IV fluid, and then हम start करेंगे. I think इसमें आधा घंटा लगेगा. देखते कितना आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो. Yes? करें कुछ? Start कर दी. So हमने किडनी से स्टार्ट किया था. Anatomy of the renal system, kidney. कौन कौन है जो पहली बार? एक दो. उस पहले ज्वाइन नहीं, अभी ज्वाइन किया है. 2-3 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए. ओके, बैठ जाओ. पढ़ा है? वेरी गुड. किडनी को कितनी ब्लड सप्लाई होती है? टोटल परसेंटेज ऑफ. वेरी गुड. ऑफ दिस सेल साइड है. आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा है? बैलेंस किसने डिस्कवर किया था? H प्लस आयन. ये क्या है? एक उम्मीद है कि ऐसा करने से ऐसा होता है. मैं कई ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ. उम्र जो दी है वो है, कम होगी ज्यादा होगी वो ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं. सो इसलिए ये क्या है? उम्मीद है. ऐसा फास्ट कुछ नहीं होता है और अपने जीआईटी को परेशान नहीं करना है. उसको जितना चाहिए उतना देना है, खिलाना है. ना तो कुछ फास्ट करने से कुछ अच्छा मिलता है, ना उम्र बढ़ती है. अच्छा शादी होगा इसलिए फास्ट कर रहे हैं इतने सतना पता नहीं कितने सालों से, इसके लिए कुछ नहीं होगा. यस, ये जो मैरिज है ना आदमी, ये मैरिज वर्ड शादी ऐसे होगा. प्रॉब्लम आएंगे लाइफ में कि आप बनना है वो प्राइमरी पड़ोसी हमारे. अभी नॉट रिक्वायरमेंट है. बाकी दबा के खा लो. लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे. क्लियर? अभी किस पे फोकस करते हैं अपन? हम पढ़ रहे थे एल्बुमिन. लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे एल्बुमिन. सो वेरियस टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड जो है वो हम बात कर रहे थे. एंड उन आईवी फ्लूइड्स के अंदर दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. वन इज क्रिस्टलोइड एंड सेकंड वन इज कोलॉइड. थ्री टाइप्स ऑफ क्रिस्टलोइड, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने डिटेल में. उसके साथ में सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास है कोलोइडल फ्लूइड, थिक फ्लूइड, जो हम यहाँ पे बात करेंगे. और इनमें हम पहला फ्लूइड जो है वो बात करते हैं एल्बुमिन के बारे में. एल्बुमिन की कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. एल्बुमिन या जिसको हम क्या बोलते हैं, इट टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. प्लाज्मा प्रोटीन. सो प्लाज्मा प्रोटीन तीन टाइप के मैंने बताए थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. मेजर प्लाज्मा प्रोटीन आपका एल्बुमिन. उसी में मैंने बोला था मेजर प्लाज्मा प्रोटीन से आप इसको अलग ना समझे, प्लाज्मा प्रोटीन ही है. लाइक उस दिन मैंने बताया था एग्जांपल कि जब मैंने पढ़ाया था तब लिखा था एल्बुमिन इज अ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, और बाद में क्वेश्चन पूछा तो बोला सर एल्बुमिन तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में आता ही नहीं, अलग टाइप है कुछ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन. तो इट्स नॉट अ डिफरेंट टाइप, इट्स अ टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. मेजर प्लाज्मा प्रोटीन मतलब हाईएस्ट अमाउंट किसका होता है? एल्बुमिन का. नियर बाय 4.7 ग्राम परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा. इसका मेन फंक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करना. ग्लोबुलिन जस्ट हाफ ऑफ द एल्बुमिन आपको मिलेगा 2.3 ग्राम परसेंटेज, और इसका मेन फंक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनिटी के अंदर आपकी हेल्प करता है. एंड फिब्रिनोजन प्रेजेंट इन वेरी लो अमाउंट 0.3 ग्राम. एंड फिब्रिनोजन की बात करें तो इट्स अ टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है. आउट ऑफ दिस थ्री वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट एल्बुमिन, जिसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस किए. लाइक एल्बुमिन का मेजर सोर्स इनसाइड द बॉडी बात करें तो कौन सा ऑर्गन प्रोडक्शन करता है? लीवर. जो आपका जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है वो सारे लीवर बनाएगा. तो एल्बुमिन जो है वो लीवर के थ्रू बनता है. लीवर डिजीज में इसकी डेफिशिएंसी होती है और बॉडी के अंदर एल्बुमिन का वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन होगा और बॉडी में मोस्टली जो है स्वेलिंग, एडिमा, का जो है आपको देखने को मिलता है. यूज हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ शॉक ड्यू टू लॉस ऑफ प्लाज्मा, एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ. इसके बारे में एक और पॉइंट हमने लिखा था कोलोइडल फ्लूइड के बारे में. कोलोइडल फ्लूइड जो है दे कैन नॉट क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको ये क्रॉस नहीं कर सकते, और इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करने की वजह से इसका हमने अदर नाम क्या रखा था? इट्स ए टाइप ऑफ वॉल्यूम एक्सपांडर. सो अगर बॉडी के अंदर ड्यू टू लॉस ऑफ प्लाज्मा, ब्लड के दो कंपोनेंट है, ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा. सेल्स नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन प्लाज्मा का लॉस हो गया, लीक हो गए. इस कंडीशन में हमें क्या करना है? वापस सेल के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ाना, प्लाज्मा का लेवल इंक्रीज करना है. तो हमें ऐसा फ्लूइड देना जो सिर्फ वेसल्स में ही प्रेजेंट रहे, वो मूवमेंट नहीं करे. और उसके लिए सबसे बेस्ट फ्लूइड क्या रहेगा? जो कोलोइडल फ्लूइड या वॉल्यूम एक्सपांडर हम यूज करेंगे. इसमें एग्जांपल क्या है आपके पास? एल्बुमिन. द नेक्स्ट इज एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ बर्न, फ्लूइड रिसब्स्टिट्यूशन इन आईसीयू, हाइपोएल्बुमिनेमिया, लैक ऑफ एल्बुमिन, मोस्ट कॉमनली सीन इन लिवर डिजीज और इन किडनी डिजीज. जब हम किडनी डिजीज पढ़ेंगे आगे, जब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करेंगे, तो हाई अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लॉस इन आवर यूरिन, यूरिन में आपका लॉस हो जाता है और उसकी वजह से आपको यहाँ पे हाइपोएल्बुमिनेमिया देखने को मिल सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज. लिख लिया? वो करें तो आप पढ़ के आना है कल, तो कम से कम पढ़ के आना. आप वापस पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ के आना है. भूल गए होंगे तो वापस रिवाइज करें. और टेस्ट आने वाला है ट्यूसडे.
लास्ट टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था तो इस बार देना ही पड़ेगा। यस, तो जो भी हमने एबीजी के बाद क्या पढ़ा है, जो भी मैंने फ्लूइड्स पढ़ाए हैं, आईवी फ्लूइड, और आज जो पढ़ेंगे और कल जो पढ़ेंगे वो आपको क्या करना है, पढ़ के आना है। क्लियर है, देख लिया। नेक्स्ट, द साइड इफेक्ट्स ऑफ एल्बुमिन। बेसिकली जो एल्बुमिन हम सिंथेटिक फॉर्म जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, जो हम दे रहे हैं, वो एल्बुमिन बॉडी के अंदर जो आप दे रहे हैं वो हम ह्यूमन से नहीं ले रहे हैं, वो किसी ना किसी एनिमल से आप डिराइव कर रहे हैं, एनिमल से आप ले रहे हैं। मोस्ट जो एनिमल हम जिससे एल्बुमिन की बात करते हैं वो किससे लिया जाता है? एनिमल, कौन सा एनिमल जहां से इंसुलिन बनता है, सॉरी एल्बुमिन नॉट इंसुलिन, पिग, सुअर। तो हमारे इस सरफेस के ऊपर हम देखें तो कुछ ऐसे एनिमल है जो हमारी बॉडी से बहुत मैच करते हैं, और उनमें जो सबसे बेस्ट मैच करने वाला होता है वो होता है सुअर, पिग, जो सबसे बेस्ट है ह्यूमन बॉडी के साथ में मैच करने में। इसलिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम बनाते हैं वो मोस्टली कहां से लेते हैं? पिग्स, लाइक एल्बुमिन, इंसुलिन, वेरियस वाल्व, हार्ट वाल्व जो हम लगाते हैं वो भी सारे जो वहां से बनते हैं। और अगर आपको स्किन ग्राफ्ट्स जो चाहिए तो वो भी सुअर से आपको देखने को मिलते हैं, और बेस्ट मैच करते हैं, जिसमें रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट स्टिल अगर आप इसको ह्यूमन में डाल रहे हैं तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, स्पेसिफिकली ईचिंग होना, रेसेस बनना, प्लूराइटिस, इचिंग एंड एनाफाइलेटिक रिएक्शंस आपको यहां देखने को मिल सकती है। तो आपको एल्बुमिन जब भी ट्रांसफ्यूज करेंगे साथ में देखते रहना है, रिएक्शंस तो नहीं हो रहा है। अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली हम पेशेंट को जो आपकी एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो हम इमीडिएटली लगा देंगे। दीस आर द साइड इफेक्ट ऑफ एल्बुमिन। क्लियर है? मूव करें। नेक्स्ट, सिंथेटिक कोएगुलोपैथी। सिंथेटिक वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि हमने कहां से दिया है? आउटसाइड दिया है, बॉडी से बाहर वाला है। इट इज नॉट नेचुरल, इट इज आउटसाइड कंपोनेंट, एंड उसकी वजह से ब्लड में जाके कोएगुलोपैथी कर सकता है, क्लोट, वेरियस टाइप का ब्लॉकेज कर सकता है, क्लोट बना सकता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको इसमें साथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आईबी लाइन है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका नॉट डिजीज, अभी फ्लूइड्स खत्म होगा, फिर आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके डिजीज, जो वेरियस डिजीज है रीनल सिस्टम की, वो तो लिख लिया। मूव करें। नेक्स्ट, डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन इज आल्सो टाइप ऑफ कोलोइडल फ्लूइड, so highly polysaccharide solution. Poly means multiple, more than one. Saccharide means carbohydrate. Saccharide means carbohydrate. So multiple molecules of carbohydrate को एक साथ मिलाने के बाद जो solution बनता है that is known as polysaccharide. ये polysaccharide जो है वो किससे मिलता है? तो आपका आंसर होगा it is produced by synthesis using bacterial enzyme dextran sucrase. ये बैक्टीरिया का एंजाइम है जिसका नाम है dextran sucrase, और इसके थ्रू from the bacterium leuco non-stop mesenteroids, बहुत डेंजरस नाम है। तो ये बैक्टीरियम है, इसके थ्रू जो आपका स्पेसिफिक एंजाइम जो हम बात कर रहे हैं वो है डेक्स्ट्रान सुक्रेज, और इस एंजाइम के थ्रू बनाते हैं ये पॉलीसैकेराइड, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रान। तो ये डेक्स्ट्रान नाम क्यों रखा? क्योंकि एंजाइम का नाम है डेक्स्ट्रान सुक्रेज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड 6% एंड 10%, जैसे हमने एल्बुमिन में बात किया था, एल्बुमिन 5% अवेलेबल है, 10%, 20%, 50% अलग अलग अवेलेबल कंसंट्रेशन होता है। वैसे हमारे पास ये डेक्स्ट्रान कितने स्ट्रेंथ में आएगा? 6% एंड 10%, एंड इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। इसमें बस ये याद रखें, कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा एंजाइम, और ये एंजाइम तो नाम इसे याद हो ही जाएगा, बट बैक्टीरियम जो है उसका नाम याद रखना है। साइकेट्रिक हो गया पूरा? कहां तक है? स्लिप, ईटिंग हो गए, पर्सनालिटी, सेक्सुअल और रेस्पिरेटरी है। लास्ट क्लास बाकी है, वेरी गुड। चलो तो लास्ट क्लास एंड हो जाएगा, उसके बाद हम रीनल पूरा कर देंगे, और तब तक साइकेट्रिक पूरी हो जाएगी, फिर ओबीजी चल ही रहा है, ओबीजी स्टार्ट हो गया, तो ओबीजी अब कंटिन्यू रहेगा कल से, और उसके साथ हम इधर से कभी कभी आते रहेंगे। लिख लिया? तो आप लोगों को जो नया बेस स्टार्ट किया था उसमें मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया था, और उसके साथ में रीनल पढ़ाया, न्यू बेस जो स्टार्ट किया उसमें, राइट? मूव करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ डेक्स्ट्रान। तो सेम यहाँ भी यूज मेनली टू इंप्रूव द माइक्रो सर्कुलेटरी फ्लो इन द माइक्रो सर्जिकल री-इम्प्लांटेशन। माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है? व्हाट इज माइक्रो सर्कुलेशन? माइक्रो सर्कुलेशन, सो ये एक बड़ा सा वेसल है, अब इससे वेसल्स निकलती है, जैसे हमने किडनी में बनाया था, किडनी में बनाया था हमने, रीनल आर्टरी बनाया था। फर्स्ट था रीनल आर्टरी, देन रीनल आर्टरी आगे जाके सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आगे जाके लोबार और इंटरलोबार आर्टरी, देन आर्क्यूएट आर्टरी, इंटरलोबुलर, देन इंटरलोबुलर से आपका बन रहा था एफरेंट आर्टरियोल्स, ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टरियोल्स, एंड देन वापस इसी तरह से वेन बन जाएगा। सो ये जो सर्कुलेशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आर्टरियोल्स की जो हम बात करें, बिल्कुल फाइन फाइन जो कैपिलरी जो लास्ट पार्ट ऑफ द वेसल्स है, जो बिल्कुल फाइन पार्ट होता है, उन पार्ट्स के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, इसकी हम क्या बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो सर्कुलेशन। तो कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो आपके मेजर वेसल्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, वहां से इंक्रीज कराएंगे, कुछ फ्लूइड जो माइक्रो वेसल्स के अंदर भी रीच हो सकते हैं, वहां तक भी पहुंच के जो सर्कुलेशन है उसको बेटर बना सकते हैं। तो जब भी हम माइक्रोवास्कुलर सर्जरी जो भी करते हैं, लाइक स्पेसिफिकली जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है वहां पे, या कोई स्पेसिफिक ब्रेन इंजरीज है वहां पे हम, या रिनल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वहां पे हम मोस्टली यूज कर सकते हैं कौन सा फ्लूइड?
एक्स्ट्रा जो माइक्रो सर्कुलेशन में हेल्प करेगा आपकी, एंड यूज इन द कार्डियोपल्मोनरी सर्जरी, हार्ट सर्जरीज में भी यूज कर सकते हैं। देख लिया, वो करिए आगे। लास्ट फ्लूइड दैट इज जिलेटिन, हो गई। यूज इन कार्डियोपल्मोनरी सर्जरीज, जिलेटिन, सुना है जिलेटिन, नाम ही जिलेटिन, लार्ज मोलिकुलर वेट प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजन। सो पहला क्वेश्चन कोलेजन या जिलेटिन किससे बनता है, तो आंसर होगा इट इज फाउंड बाय द कोलेजन से होता है लार्ज मोलिकुलर प्रोटीन, प्रोड्यूस बाय द थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ केटल बॉर्न जिलेटिन्स। बोन के अंदर जो जिलेटिन्स प्रेजेंट है उनका थर्मल डिग्रेडेशन करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे और उसके थ्रू क्या बनाएंगे हम यहाँ पे लार्ज मोलिकुलर वेट प्रोटीन बनाएंगे, दैट नेम इज जिलेटिन्स। जिलेटिन लीड टू 70 to 80% ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अलग अलग फ्लूइड का वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे हमने एल्बुमिन में देखा था कुछ 100% कर रहा है, कुछ 200% कर रहा है, कुछ 400% भी वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहे हैं। सेम जिलेटिन की बात करें तो 70 to 80% आपका वॉल्यूम क्या करेंगे, एक्सपेंशन जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। Used as rapid expansion of intravascular volume and correction of hypotension. एल्बुमिन अगर आप देंगे, एल्बुमिन फर्स्ट पॉइंट आता है कि उसको स्लो ट्रांसमिट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो फॉर फास्ट ट्रांसमिशन। अगर हमने सडनली दे दिया एक साथ पूरा एल्बुमिन तो पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लड का जो है आपका टॉन्सिटी बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कोगुलोपैथीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम हमेशा एल्बुमिन को इन्फ्यूजन फॉर्म में देते हैं, सिरिंज पंप के थ्रू या फिर इन्फ्यूजन पंप से उनके थ्रू लगाते हैं। लेकिन अगर आपको फास्ट ट्रांसमिशन के साथ में कोई कोलोइडल फ्लूइड देना है तो हम कौन सा दे सकते हैं, जिलेटिन दे सकते हैं, जो सडनली आपकी बीपी को इंक्रीज कर सकता है, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। सो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एंड करेक्शन ऑफ हाइपोटेंशन। दिस इज द जिलेटिन। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज करो आप लोगों ने। यस, सीटिंग के लिए कुछ कंप्लेन करिए आप लोगों ने, तो क्या रूल लगाया मैंने बताया वही है। हाँ वही उस दिन बोला पहले आना है तो पहले आगे मिलेगा, लेट आओगे तो बाद में मिलेगा। ये कितने बजे ओपन करते हैं गेट, 1 बजे से, वेरी गुड। आप लोग यही रहते हो आने में, तो आपको क्या टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा है। तो बिल्कुल अगर आगे बैठना है तो सुबह से नहीं आना है, आना 1 बजे के बाद ही, क्योंकि होल ओपन ही नहीं होगा तो क्या आके करोगे यहाँ पे है। और ये चेयर को ऐसा नहीं, एक और लनिया लगा दी सबने आगे बैठने का, उसको वही रखना है, पहले ये पिलर तक ही था उधर तक, ये धीरे धीरे पता नहीं यहाँ तक आ जाएगा अभी, इसको पीछे रखना है, ज्यादा आगे नहीं रहना है, डर लगता है फिर आगे आने पे। लिख लिया जिलेटिन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आईवी लाइंस। अभी इसमें कुछ है तो नहीं, देख लो जिलेटिन में नहीं है, और फ्लूइड मूवमेंट पढ़ना, फ्लूइड मूवमेंट, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड योर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। चार टर्म जो है वो मैं एक ही साथ यहाँ बता दूंगा आपको अभी। सो ये लिख लिया, फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, देखें आप यहाँ, फ्लूइड मूवमेंट। तो आई थिंक मैंने जब रीनल फिजियोलॉजी बताया था, यूरिन फॉर्मेशन तब भी बताया था, आप लोगों को याद होगा। यस, इस मूवमेंट को कंडक्ट करने के लिए दो टाइप के थिंग्स जो आपको याद रखनी है, वन इज ऑस्मोसिस एंड सेकंड वन इज डिफ्यूजन। पहला क्वेश्चन आता है कि दोनों के थ्रू किस किस का मूवमेंट होता है, वो आपको याद रखना है, व्हिच थिंग इज मूव्ड बाय। तो आंसर होगा ऑस्मोसिस ऑलवेज मूव है सॉल्वेंट एंड डिफ्यूजन इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। तो ये तो कांसेप्ट क्लियर हो गया, दिमाग में याद रखना है। सॉल्वेंट मतलब पानी, वाटर, उसका जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, हमेशा ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूजन मतलब वो किसको करेगा, सोल्यूट, लाइक हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वाटर एंड सॉल्ट, तो वाटर इज ए सॉल्वेंट, सॉल्ट इज ए सोल्यूट, सॉल्ट का मूवमेंट करवाना है तो आपको क्या चाहिए होगा वहां पे, डिफ्यूजन। मूवमेंट जो होता है ऑस्मोसिस हो या डिफ्यूजन हो, दोनों के अंदर पर्पस जो है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है उसका एक ही पर्पस होता है, और वो होता है कि जो हमारे दो बॉडी के कंपार्टमेंट है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, दोनों के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इक्वल करना, दैट इज द पर्पस ऑफ मूवमेंट। फ्लूइड क्यों मूव करता है, ये आपके दो कंपार्टमेंट बना दिए यहाँ पे, एक है इंट्रासेलुलर और ये बाहर वाला है आपका ये एक्स्ट्रासेलुलर, यहाँ पे तो ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एंड ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर। नॉर्मली वी हैव 300 ऑस्मोलिटी हियर एंड 300, दोनों की ऑस्मोलिटी क्या रहती है, इक्वल। सो फ्लूइड इस ऑस्मोलिटी पे मूव नहीं करेगा, देयर इज नो फ्लूइड मूवमेंट व्हेन ऑस्मोलिटी इज इक्वल इन बोथ साइड, बट ड्यू टू एनी रीजन इफ दिस ऑस्मोलिटी इज डिक्रीज और इफ दिस ऑस्मोलिटी इज इंक्रीज, प्रॉब्लम इसी में आएगा, अंदर वाले में तो बाद में आएगा, जब बाहर प्रॉब्लम होगी तभी अंदर वाला चेंज होगा। सो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलिटी में अगर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, लाइक ये ऑस्मोलिटी 300 से इंक्रीज होकर 400 रीच हो गया मिली ऑस्मोल पर लीटर, फ्लूइड का इस कंडीशन में क्या स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट। और ये मूवमेंट किस पर्पस के लिए होगा, इस ऑस्मोलिटी को वापस इक्वल करना दोनों को। सो यहाँ से कुछ फ्लूइड बाहर जाएगा और उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों की ऑस्मोलिटी इक्वल हो जाएगी। मैं भी यहाँ से थोड़ा फ्लूइड बाहर जाएगा तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ये मैं भी 330 हो गया, और फ्लूइड बाहर जाके इसमें मिक्स हुआ तो ये भी कितना हो गया 330, और यहाँ के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और फिर आपका फ्लूइड का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। मींस अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी में फ्लूइड का मूवमेंट क्यों होता है, किस पर्पस के लिए होता है, तो आंसर क्या होगा, टू मेंटेन एन इक्वल ऑस्मोलिटी बिटवीन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा हो रहा है, ये ऑस्मोसिस हो रहा है या फिर डिफ्यूजन हो रहा है। हमने बात किया यहाँ पे, मैं फिर से 300 रखता हूँ, फिर बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। दोनों की ऑस्मोलिटी अभी क्या है, इक्वल है, यहाँ भी कितना है 300 और यहाँ भी 300। अब ऑस्मोलिटी यहाँ पे हम इसकी डिक्रीज कर देते हैं, लाइक 300 से ये हो गया 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जब ऑस्मोलिटी डिक्रीज होती है हम उसको बोलते हैं लाइक हाइपोटोनिक टाइप ऑफ बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑस्मोलिटी का डिक्रीज होना मतलब हाइपोटोनिक, जो ब्लड की ऑस्मोलिटी उससे कम होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, और जो हाइपोटोनिक कंपोनेंट होगा उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम देखें तो किसका अमाउंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, सॉल्वेंट इज ऑलवेज हाई एंड सोल्यूट इज ऑलवेज लो, और उसकी वजह से ऑस्मोलिटी क्या रहेगी
कम लो रहेगी। इट मींस जब ऑस्मोलिटी 300 थी और उसके बाद 250 हुई तो इसके अंदर किसका अमाउंट बढ़ गया? सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज हो गया। और जब ये सॉल्वेंट इंक्रीज हो गया तो अब ये सॉल्वेंट क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। यहाँ पे 250 है, यहाँ 300 है, तो इधर ऑस्मोलिटी ज्यादा है, इधर ऑस्मोलिटी कम है, सो फ्लूइड कहां मूव करेगा? आउटसाइड टू इनसाइड। इससे ये ऑस्मोलिटी भी क्या हो जाएगी? थोड़ा डिक्रीज, और ये वापस थोड़ी इंक्रीज, तो लगभग ये दोनों 280 पहुंच गया, ये भी 280 पहुंच गया, और वापस दोनों क्या हो गए? इक्वल। सो दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहां से मूव किया? जिधर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या था? ज्यादा, वहां से किधर गया? कम था उस तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? आंसर शुड बी द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट तो था, मूवमेंट किसका होता है? सॉल्वेंट का। आंसर डेफिनेशन लिखिए तो ऑस्मोसिस क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स का मतलब सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, याद रखें। जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से कम है उसकी तरफ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होगा? सो अगर ये सेम कंडीशन है, यहाँ पे 250 है और यहाँ 300 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडीशन में 300 वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है या सोल्यूट जो है उसका अमाउंट ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, तो जिसकी ऑस्मोलिटी ज्यादा है उसमें ज्यादा क्या रहेगा? सोल्यूट। और जिसकी ऑस्मोलिटी कम है उसमें क्या रहेगा? सोल्यूट कम रहेगा, सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। यस। सो अगर आपको इस ऑस्मोलिटी को वापस इक्वल करना है तो एक ऑप्शन होता है कि हम फ्लूइड को अंदर भेज दें, तो उससे इक्वल हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि फ्लूइड को नहीं भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से जो सोल्यूट है उसको निकाल के बाहर ले आए। क्या करें? सोल्यूट को बाहर निकाल दें। जब सोल्यूट कम होगा तो ऑस्मोलिटी भी क्या हो जाएगी? कम। और जिधर सोल्यूट जाएगा उधर की ऑस्मोलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, और दोनों वापस क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो हम इस बार क्या कर रहे हैं? इन दिस कंडीशन, इन प्रीवियस वन वी आर मूविंग सॉल्वेंट, बट इसमें किसको मूवमेंट करा रहे हैं? सोल्यूट का। और सोल्यूट कहां से कम हो रहा है? जिधर सोल्यूट का अमाउंट क्या है? ज्यादा है, वहां से जिधर सोल्यूट का अमाउंट क्या है? कम है, उधर मूव करेगा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। बट इट इज अगेंस्ट द नेचुरल प्रोसेस जो है उसके अगेंस्ट है। लाइक अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। सो इसमें दो कंडीशन है, दो पावर है। लाइक आप, एक बॉल है आपके पास, एक उसको ऊपर से नीचे फेंकना और एक उसको ऊपर इधर से ऊपर फेंकना है। किसमें पावर लगाना पड़ेगा आपको? ऊपर, क्योंकि आपको अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकना है। सो यू रिक्वायर्ड पावर। टुवर्ड द ग्रेविटी के लिए कोई पावर नहीं चाहिए। सो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है, इट इज लाइक ग्रेविटी, नेचुरल प्रोसेस है और नॉर्मली होता है। नॉर्मल प्रोसेस है कि जिधर ज्यादा होगा उधर से पानी कम की तरफ नॉर्मली जाएगा। यस और नो? लेकिन अगर आपको सोल्यूट को मूवमेंट करना है, डिफ्यूजन करवाना है, तो इट इज एक्टिव प्रोसेस, और यहाँ पे आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? एटीपी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ किसका मूवमेंट? सोल्यूट फ्रॉम इट्स, यानी सोल्यूट इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी के बिना ये कभी भी डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो ऑलवेज डिफ्यूजन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी, एटीपी। बट जब हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तो वहां पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट इज अ पैसिव प्रोसेस, उसमें कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा। हो गया? नेक्स्ट, दो प्रेशर जो आपको याद रखने, मैंने आई थिंक पहले भी बताए होंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पुलिंग प्रेशर। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्रोइंग आउट प्रेशर और पुशिंग आउट प्रेशर, बाहर निकालने वाला प्रेशर। दोनों का ये नाम याद रखना है। तो ये हो गया। ये यस, क्या बोल रहे हैं? हाँ, लोअर टू हायर जाएगा ना। हाँ, पर वो डेफिनेशन आप जब पढ़ोगे तो उसमें अलग कंडीशन आएगी। उसमें ऐसे लिखा होगा, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे? वो डेफिनेशन को थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए, जो आप कह रहे हैं लोअर टू हायर, वो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डायरेक्टली आपको लिखा, इसलिए मैंने बोला इट्स का मतलब क्या है? सोल्यूट। अगर आप कह रहे हैं वैसा लिखिए तो फिर मैं इसमें क्या लिखूंगा? मोमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखना पड़ेगा मुझे, तब ये आप जो कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, जो मूवमेंट है उसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे। सो दिस इज द वेन एंड दिस इज द आर्टरी। आई शुड ड्रॉ लाइक दिस। सो वेन एंड आर्टरी, और ये क्या है? कैपिलरीज है। यहाँ पे क्या है? कैपिलरीज है। सो इधर से आपका ब्लड मूव करेगा, ब्लड आएगा इधर से और इधर वापस एग्जिट हो जाएगा। एंटर फ्रॉम आर्टरी एंड एग्जिट फ्रॉम वेन। दो प्रेशर जो हम बात करेंगे यहाँ पे, एक प्रेशर है आपका, okay, I should use different color. One pressure is osmotic pressure and second pressure is hydrostatic pressure. सेम प्रेशर इधर भी होंगे, वेन पे भी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो फर्स्ट हम बात करेंगे आर्टीरियल एंड पे, फिर हम बात करेंगे वेन एंड पे। डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जितने भी सोल्यूट कंपोनेंट है उनका जो प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? द ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड द मेजर कंपोनेंट इज प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज एल्बुमिन। अदर भी है पर सबसे ज्यादा किसका पार्ट है? एल्बुमिन का। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सोल्यूट
लाइक आपका ब्लड सेल्स जितनी भी है वो सारी हो गई, आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उसके अलावा आपके प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, जो भी सॉल्यूट्स ब्लड में है उन सब का एक पुलिंग प्रेशर होगा, अपनी ओर पुल करने वाला प्रेशर होगा, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करेंगे, क्या करता है, फ्लूइड को अपनी ओर पुल करता है, अपनी ओर पुल करता है। सो मैं इसका जो एरो लगा रहा हूँ, मैं डिफरेंट कलर के साथ यूज कर रहा हूँ, लाइक एरो में लगा रहा हूँ अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, ये कौन सा प्रेशर हो गया, इट्स अ पुलिंग प्रेशर, अंदर क्या कर रहा है ये, ओके एक ही साइड लगाते हैं, इधर हाइड्रोस्टेटिक रखेंगे, पुलिंग प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज पुल द फ्लूइड, फ्लूइड को बाहर जाने से रोकने वाला प्रेशर वो कौन सा आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है इट इज अ टाइप ऑफ पुशिंग आउट, बाहर निकालने वाला प्रेशर। तो मैं इसका एरो कैसे लगा रहा हूं, बाहर की तरफ, समझ रहे दोनों एरो में। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड को क्या, हाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसका प्रेशर है, पहले इसको लिख लेते हैं, उधर लिखा इट्स प्रेशर ऑफ फ्लूइड। जो भी फ्लूइड है उसका, पानी सॉल्वेंट जो है, फ्लूइड जो है उसका जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एंड इट्स अ टाइप ऑफ प्रेशर व्हिच ऑलवेज मूव आउट द फ्लूइड, फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो अपने पास नहीं रखता है, उसको बाहर निकालता है, अवे फ्रॉम दैट एरिया, बाहर ले जाने का काम करेगा। अब आपको इन दोनों का वैल्यू याद रखना है। सो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एट द आर्टियल एंड, कितना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर एट आर्टियल एंड इज, इट्स ऑलवेज 25 mm ऑफ Hg। This is the osmotic pressure, ये क्या है, इसके आगे लिख देता हूं मैं OP, that is osmotic pressure। And the hydrostatic pressure at the arterial end, that is HP, this is HP, and this is the 35 mm of Hg। So pulling pressure is 25, pushing pressure is 35, which one is higher, pushing बाहर निकालने वाला ज्यादा है, अंदर लेने वाला ज्यादा है, बाहर निकालने वाला, it means fluid कहां जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, कितने प्रेशर के साथ बाहर जाएगा, not 35, difference between these two is 10 mm of Hg। भाई 35 से बाहर भेज रहा है, उसमें से 25 ने वापस खींच लिया, तो पीछे कितना बचा 10। With the 10 mm of Hg pressure, the fluid or the component of this blood will come out। यहाँ से कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आउट होंगे, जिसमें आपकी गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस बाहर लानी है, न्यूट्रिएंट बाहर लाना है, ग्लूकोज जो भी आपको जो सेल को देना है वो सारी चीजें बाहर आएगी, एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होने के बाद में ये सारे कंपोनेंट जो है ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करके सेंड पे आ जाएंगे, वेनस एंड पे। यहाँ भी दो प्रेशर है, एक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दूसरा है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑलवेज रिमेंबर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ सोल्यूट, एंड ब्लड के अंदर सोल्यूट जो थे वो सेम है अभी भी, जो आपके उधर थे वही इधर है, उसमें कोई चेंजेस आपका नहीं आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल अभी भी सेम ही है, तो ये हमेशा कितना रहेगा 25 mm ऑफ Hg। एंड द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो यहाँ प्रेजेंट है ये रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 18 mm ऑफ Hg। नाउ अब आपसे पूछे कि पुलिंग प्रेशर इज हायर और पुशिंग प्रेशर इज हाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, वो ज्यादा पुल करने वाला प्रेशर है, बाहर से क्या करेगा, फ्लूइड को अपनी ओर पुल करेगा। इट मींस इस बार फ्लूइड का मूवमेंट बाहर से अंदर होगा या अंदर से बाहर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और कितने प्रेशर से अंदर आएगा, 25 18 का डिफरेंस कितना हो गया, 7 mm ऑफ Hg। इट मींस इस प्रेशर के साथ फ्लूइड जो है वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा। हमने बाहर कितने प्रेशर से निकाला था, 10 mm ऑफ Hg से, और अंदर जो जा रहा है वो कितने से जा रहा है, 7 से, मींस अभी भी बाहर कितना बचा हुआ है, 3 mm ऑफ Hg के प्रेशर से जो फ्लूइड निकला था वो बाहर प्रेजेंट है, और इस फ्लूइड को वापस इधर लाने का काम कौन करेगा, योर लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या करेगा, इस रिमेनिंग फ्लूइड को वापस स्कैन करेगा, फिल्टर करेगा, लिम्फ नोड में स्कैनिंग करेगा, और अगर इसमें कोई हार्मफुल मॉलिक्यूल है उनको किल करेगा, बाकी को वापस आपके ब्लड में ले जाएगा। सो दिस इज नॉन एज
हाइड्रोस्टेटिक। नेक्स्ट, अभी चल जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं अभी हो जाएगा वापस, करेक्ट हो जाएगा। अभी लाइट आई ना, अभी वो आएगा, इंटरनेट अभी स्टार्ट होगा वापस। जनरेटर चलाया अभी, जनरेटर चलाया अभी, तो वापस बंद होगा जब लाइट आएगी तब। कोई नहीं, चलने दो, नहीं हो तो रिकॉर्डिंग चलने दो। नेक्स्ट टॉपिक इज, वो टीवी चला दो, आईवी लाइन। सबने आईवी लाइंस लगाई होगी या केयर की होगी, करिए। कितने टाइप की होती है लाइंस? दो टाइप की, कौन कौन सी? आर्टीरियल लाइन और वेनस लाइन, वेरी गुड। जब हम आर्टीरियल लाइन की बात करते हैं तो उसका कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी हम थेरेपेटिक पर्पस की बात करते हैं ड्रग्स देने के लिए, वो यूज नहीं करते हैं। उसका एक ही पर्पस है, वो है इन्वेजिव मॉनिटरिंग करने के लिए, ब्लड प्रेशर, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर आपको मॉनिटरिंग करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं आर्टीरियल लाइन को। सो वो लाइन हमारा इसका पार्ट नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वेनस लाइन की। नाम ही आईवी लाइन है, नॉट आईए लाइन। इट्स आईवी लाइन, इसलिए आईवी लाइन कितने टाइप की होती है, तो वो वेनस लाइन की बात कर रहे हैं, उसमें आर्टीरियल को नहीं घुसेड़ना है। यस, सो आईवी लाइन कितने टाइप की होती है ये बताना है बाप। सो लाइन पूछे तो दो बोल सकते हैं, आर्टीरियल एंड वेनस, बट आईवी लाइन इज फोर टाइप। कौन कौन सी? तो बेसिकली जो लाइंस होती है आईवी लाइन, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिक दो पार्ट है इसके, और उनके जो दो टाइप है वो है, वन इज विद कैथेटर और वन इज विदाउट कैथेटर। दो टाइप्स हम इनको पढ़ेंगे। विद कैथेटर का मतलब जितने भी जो आप लाइंस पढ़ते हैं, लाइक सीवीपी लाइन, पिक लाइन, कीमोपोर्ट या फिर हिकमाल, या और जो भी कैथेटर्स हम डालते हैं, तो ये सारे कौन से होते हैं आपके? विद कैथेटर वाले। और विदाउट यानी जो हम कैनुला लगाते हैं, योर आईवी कैनुला जो होते हैं, प्लास्टिक कैनुला एंड बटरफ्लाई कैनुला, दो टाइप के कैनुला होते हैं। वन इज प्लास्टिक एंड सेकंड वन इज बटरफ्लाई कैनुला। ये दोनों हम देखते हैं किसके अंदर, विदाउट कैथेटर। तो स्टार्ट करें, आईवी लाइन और इंट्रावीनस लाइन। एज ए नर्स बहुत बड़ा रोल है आपका इसमें। वैसे देखा जाए तो कुछ एरिया जैसे है जहाँ पे, कुछ एरिया मतलब कुछ हॉस्पिटल जैसे जहाँ पे आईवी लाइन स्टाफ नर्स नहीं पुट करते, नर्सिंग ऑफिसर नहीं डालते। आईवी लाइन जो है वो नर्सिंग ऑफिसर नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लाइन नहीं लगाते। लाइक आवर मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है हमारा गवर्नमेंट, राजस्थान सॉरी इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे बड़ा और जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट नंबर 1 है वो है आपका एम्स दिल्ली। तो वहाँ पे जो नर्सिंग पर्सनल है वो आईवी लाइन जो है वो नहीं लगाते। दे आर नॉट पुटिंग आईवी कैनुला। आईवी कैनुला जो है कौन लगाते हैं वहाँ पे? द जूनियर रेजिडेंट और जो सीनियर रेजिडेंट, उनके जो भी ड्यूटी पे होते हैं वो लगाते हैं। आफ्टर पुटिंग द लाइन, द नर्सिंग पर्सनल विल गिव द ड्रग्स। उससे पहले वो ड्रग भी नहीं देते, वो बेटर रहते हैं। क्यों नहीं दिया? कैनुला नहीं लगाया, नहीं दिया, हम क्या करें? सो इसलिए वहां पे वो लगा देते हैं, वो भी तुरंत लगा देते हैं, उनको पता है हमारे ऊपर ही डालेंगे भी, इसलिए वो तुरंत क्या करते हैं, आईवी लाइन लगाते हैं। बट एज ए नर्स जब आप कभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, रिफ्यूज इज नॉट ए सॉल्यूशन। कभी भी आपको कुछ भी रिफ्यूज नहीं करना है। किसी भी पेशेंट की केयर के लिए आपको कभी, पेशेंट केयर की बात, ये कोई पर्सनल काम बोल रहा है और एक केयर के लिए बोल रहा है, तो उसमें डिफरेंस होता है। वी आर नॉट वर्किंग फॉर पर्सनल केयर ऑफ एनी वन, लाइक डॉक्टर का कोई पर्सनल काम, पानी की बोतल ये ला, वो हम उसके लिए नहीं है। आप वहां रिफ्यूज कर सकते हैं, मैं आपकी पानी की बोतल क्यों लेकर आऊं? पानी आपको पीना है, हेल्प पी के आ जाओ। स्टेथोस्कोप लेके आओ, मैं क्यों ना ले लूं? आपका है ना, ले लो, मैं क्यों लेके आऊं? लेकिन अगर हमारा कोई वर्क जो है वो सीधा पर्सनल केयर ना होकर पेशेंट केयर पे है, तो वहां आपको रिफ्यूज कभी भी नहीं करना है। पेशेंट की लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारे ओटी जो है उसमें कॉमन प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन थिएटर में। ओटी के अंदर अगर हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो वहां पे तो बहुत सारे पर्सनल आपको मिलेंगे, लेकिन अभी जोधपुर एम्स जो है रनिंग, जो अर्ली फेज में है और चल रहा है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल बात करें तो एक होता है टीम एनेस्थीसिया, एक होता है टीम सर्जरी, सर्जिकल टीम, और एक आपकी नर्सिंग टीम। सो जो सर्जिकल टीम होती है इसके लिए कौन होता है? नर्सिंग टीम होता है। नर्सिंग टीम का रोल किसमें है? सर्जरी जो करने वाली टीम है उसको असिस्ट करना, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सारा अरेंज करना। जो एनेस्थीसिया टीम होती है इसके लिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं, और उसके साथ में बायोमेडिकल टेक्नीशियन होते हैं। बायोमेडिकल टेक्नीशियन, इन टेक्नीशियन का काम है जितने भी बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स है ओटी में, लाइक ओटी मशीन जितनी भी है, एनेस्थीसिया मशीन या फिर डीवीटी पंप है, आपके इन्फ्यूजन पंप, या वो जो भी मशीनें होती है ओटी के अंदर, जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बायोमेडिकल मशीन है, उनको देखने का काम है बायोमेडिकल टेक्नीशियन का। और उसके साथ में जो इस एनेस्थीसिया टीम को इंट्यूबेशन करना, लाइंस डालना, उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए वो सारी कौन करता है? टेक्नीशियन, वो सारा अरेंज करके रखेगा आपके। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम हमारे इस एम्स की बात करें तो हमारे पास जो है टेक्नीशियन बहुत लिमिटेड है। वी हैव ओनली 2-3 टेक्नीशियन फॉर 9-10 ओटीज। तो वो हर एक पर्सन इतनी ओटी के अंदर प्रेजेंट एक टाइम पे हो नहीं सकता, क्योंकि इंट्यूबेशन तो सबका 7 सुबह 9 बजे होना है, तो सबका 9 बजे होगा, और वो हर एक जगह तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हमारे पास कोई भी बायोमेडिकल टेक्नीशियन नहीं है, और जब ये जो भी काम आपको लग रहा है कि यार नहीं है, तो काम किसके ऊपर होगा? हमारे नर्सिंग ऑफिसर पे। तो ये बायोमेडिकल सारा कौन देखता है? नर्सिंग पर्सनल देखता है, सब कुछ हमें देखना है, जो कुछ भी चाहिए आपको, जो सही है नहीं है वो सब हमें देखनी है, बायोमेडिकल टीम को बुलाना है, सही कराना, जो भी करना है। अब जब कभी ये टेक्नीशियन नहीं होता है, उस टाइम ये एनेस्थेटिक टीम बोलती है कि हमें कौन असिस्ट कराएगा। तो वहां पे इशू ये होता है, एक स्क्रब नर्स तो स्क्रब होकर तैयार खड़ा हो गया, सामान जमाने में रही है वो, एक है सर्कुलेटरी नर्स, वो अब स्क्रब नर्स को असिस्ट करे, पेशेंट को असिस्ट करे, या एनेस्थीसिया टीम को असिस्ट करे। वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और हम मैनेज भी कर सकते हैं, वो हमें पता है, क्योंकि हम तो इतने सालों से मैनेज कर ही रहे हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जो मना कर देते हैं कि मैं तो इधर हेल्प कर नहीं, अभी ये कर रहा हूँ, वो मैं नहीं करूंगा। तो वो करना या ऐसा बोलना उस टाइम के लिए क्या है? गलत है। आप बोलोगे, पॉइंट आगे जाएगा, अपर टीम के पास जाएगा, तो टीम सीधा आपको यही बोलेगी कि आपको ये बोले तो हेल्प करनी है। क्या करना है? हेल्प करना है। तो फिर ऐसा सुनने से पहले क्या कर दो, हेल्प कर दो, क्यों फालतू में मेमो लेना है? सीधा मेमो आ जाता है ऐसे आपके नाम पे कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, इसका जवाब दो 7 दिन के अंदर। अब क्यों नहीं करें, मैंने मना किया, इसलिए तो आप करोगे कार्रवाई, तो क्या करें? तो इसीलिए कभी भी पेशेंट केयर का कोई भी पॉइंट है तो उस पर कभी मना आपको रिफ्यूज नहीं करना है। ये सीख के जाना है यहाँ से, कम एक पॉइंट तो, कि पेशेंट केयर होगी तो आज चाहे लाइन लगानी हो या और कुछ भी करना हो पेशेंट के लिए है, और अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। चलिए आगे, आईवी लाइन। सो आईवी लाइन को मैंने बेसिकली यहाँ पे ड्यूरेशन के बेसिस पे आपको 4 टाइप में दिखाया, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन।
कि आपको लाइन की नीड कितने दिन के लिए, एक दिन चाहिए पेशेंट को, 2 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए, कितने टाइम के लिए आपको पेशेंट में लाइन की रिक्वायरमेंट है। इट इज नॉट ड्यूरेशन ऑफ आईवी कैनुला की इस कैनुला को कितने दिन रख सकते हैं, वो नहीं पढ़ रहे हम ड्यूरेशन की बात क्या कर रहे हैं, फॉर व्हाट टाइम पेशेंट रिक्वायर्ड दिस लाइन, कितने टाइम के लिए, 10 दिन के लिए चाहिए, 20 दिन चाहिए, 15 दिन कैनुला लगाया आपने, उसका पर्पस कितने दिन के लिए है, एंटीबायोटिक 7 दिन देनी है, 7 दिन तक मुझे आईवी लाइन चाहिए होगी, वो ड्यूरेशन के बेसिस पर हम यहाँ पे वन बाय वन सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म आईवी लाइन। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आपको पेशेंट को कितने दिन तक, 1 वीक तक आपको कोई लाइन चाहिए, फॉर 1 वीक, एक वीक है, कोई इन्फेक्शन हुआ और उसको 7 दिन तक एंटीबायोटिक चलानी है, उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे, फिर लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म लाइन के अंदर। और वहां पे हम क्या प्रीफर कर सकते हैं, कहां गया भाई, दैट लाइन इज आईवी कैनुला। आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आईवी कैनुला। आईवी कैनुला कितने दिन तक रख सकते हैं हम, 72 आवर्स। सो जो आईवी कैनुला है वो 7 दिन के लिए नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला आपको कि आईवी कैनुला का ड्यूरेशन नहीं है, ये किसका ड्यूरेशन है, पेशेंट की थेरेपी कितने दिन चलने वाली है उसका ड्यूरेशन है, वो कितने दिन की थेरेपी है, 7 दिन की है, तो हम किससे काम चला सकते हैं, आईवी कैनुला से। आपको 2 कैनुला लगाने पड़ेंगे इसको, पहला कैनुला जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है 3 डेज, जो हम बात करें 72 आवर्स, 3 डेज 72 आवर्स टू 96 आवर्स तक भी हम जा सकते हैं अगर कैनुला पेटेड है तो। सो 2 कैनुला आपको लगाने पड़ेंगे, 3 टू 4 डेज में पहला कैनुला, फिर वो आउट कर देंगे और फिर दूसरी जगह पे दूसरा कैनुला लगा के रिमेनिंग डेज तक रख देंगे और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज करेंगे आईवी कैनुला। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, मिड टर्म लाइक 1 मंथ है, ये 1 वीक का, अगर आपको लाइन कितने टाइम के लिए चाहिए, 1 मंथ के लिए, तो हम किसके साथ जाएंगे, सीबीपी लाइन, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, सीबीपी लाइन। इफ द ड्यूरेशन इज लॉन्ग टर्म देन आईवी लाइन जो हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे वो कौन सा होगा आपका, पिक लाइन, PICC लाइन, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, और ये कितने 6 मंथ के ड्यूरेशन को हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और वहां पे आप क्या प्रीफर कर सकते हैं, पिक लाइन। एंड अगर इससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर हमारे पास क्या है, वेरी लॉन्ग टर्म आईवी लाइन में 3 to 5 ईयर आप रख सकते हैं, क्या है आपके पास, इम्प्लांटेबल पोर्ट जो आते हैं, जो हम कीमो पोर्ट बोलते हैं या मेडिक पोर्ट जो आते हैं, वो आप इम्प्लांट कर देंगे और वो आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए ट्रीटमेंट होने वाला है उसके ड्यूरेशन के बेसिस पे आप ये लाइन जो है वो पेशेंट्स के अंदर प्रीफर कर सकते हैं। इन चारों लाइन को मैं वन बाय वन डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। आईवी कैनुला से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। क्या हुआ, ये तो चल रही है ना, क्लियर है लाइन ड्यूरेशन, यस। सबसे पहले बात करते हैं आईवी कैनुला। कैनुला शब्द लगाया, आईवी कैनुलेशन जो है एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का खेल है और कुछ भी नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस से पेशेंट को जो है पेन भी कम कर सकते हैं, इन्फेक्शन भी कम कर सकते हैं और इंजरी भी कम कर सकते हैं। अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो आप कितने भी मेजर वेन आपके सामने क्यों नहीं हो, फिर भी आप उसमें कैनुला नहीं लगा पाएंगे। सो इट इज नॉट कि पेशेंट का वेन प्रोमिनेंट है कि नहीं है, इट इज रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस है तो आप नहीं दिख रही फिर भी लगा सकते हैं, एंड इफ नए हो, प्रैक्टिस नहीं करिए तो फिर कैनुला चलेगा। तो चलिए देखते हैं आईवी कैनुला के बारे में, ये हो गया, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज आईवी कैनुला। सो जब आईवी कैनुला की बात करें तो आईवी कैनुला जो है वो हमारे पास 2 टाइप के अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कैनुला जो आपको मिलेंगे मेटल टिप के साथ में, मेटल टिप कैनुला, लिखना नहीं है, सब लिखा हुआ है पीपीटी में, आपको पहले समझना है। और दूसरे टाइप के कैनुला होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक कैनुला विद मेटल स्टिलेट। 2 टाइप के कैनुलास हम देखते हैं जो हॉस्पिटल में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक ऐसे कैनुला होते हैं जो मेटल टिप, जो निडल होती है मेटल की हमारे पास, सेम वही निडल रहेगी उसके आगे और उसके पीछे कैथेटर रहेगा। ये जो मेटल टिप कैनुला होते हैं इनको हम अदर वर्ड में बोलते हैं बटरफ्लाई कैनुला, बटरफ्लाई कैनुला। आई थिंक बहुत सारे नहीं देखा होगा रियल में, और बहुत सारे नहीं भी देखेंगे क्योंकि आजकल यूज नहीं होते हैं। पिक्चर में जरूर देख सकते हैं हम इसको। सो बटरफ्लाई कैनुला क्या होंगे, इसमें देखेंगे तो इसके आगे टिप रहेगी, निडल का टिप रहेगा, निडल रहेगी इतनी सी, नियर बाय 0.5 टू 1.5 इंच लंबी निडल होती है, और यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए 2 विंग रहेंगे जो बटरफ्लाई की तरह से रहेंगे, और पीछे की तरफ एक कैथेटर रहेगा जिससे आप ड्रग्स लगा सकते हैं यहाँ पे पेशेंट को। ये जो टिप, मिडिल टिप है, इसमें जो टिप होता है बहुत ही फाइन होता है, थिन सा निडल होता है ये, और इस वजह से जितने भी पेशेंट जिनमें बहुत फाइन और फ्रेजाइल वेन है, जहाँ पे बड़ा कैनुला लगाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये बटरफ्लाई कैनुला प्रीवियसली हम यूज करते थे पर आजकल इसको यूज करना बंद कर दिया गया है। तो पहले बच्चों के अंदर और जो ओल्ड एज होती थी वहां पे हम इसको प्रीफर करते थे। अभी जो आता है वो कौन सा होता है, प्लास्टिक कैनुला विद मेटल स्टिलेट। तो ये कैनुला होगा जिसमें प्लास्टिक रहेगा, इस प्लास्टिक के अंदर क्या रहेगा आपका, स्टिलेट, मेटल का स्टिलेट रहेगा। और स्टिलेट का पर्पस तो सब जानते ही है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टिलेट इन एनी टाइप ऑफ ट्यूब, मल्टीपल ट्यूब्स के अंदर स्टिलेट होता है, तो यहाँ पे भी ट्यूब है, उसमें स्टिलेट का पर्पस क्या है, प्रिक करना। सो प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक आप अगर यहाँ डालेंगे तो प्लास्टिक के तो बेंड हो जाएगा, उसके अंदर बेंड हो जाएगा, इस तरह सीधा नहीं रह सकता, उसको स्ट्रेट रखना है तो वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो हमें उस प्लास्टिक को क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है, और उसको इंसर्ट करवाना अंदर। तो उसको थोड़ा स्टेप बनाने के लिए प्लास्टिक को क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेप बनाने के लिए, और स्ट्रेट शेप रखने के लिए हम उसमें क्या पुट कर रहे हैं, मेटल टिप। और उस टिप को जो हम आगे से क्या रखते हैं, शार्प रखते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है किसमें, पंक्चर करने में भी, तो पंक्चर करेगा उस टिप के साथ साथ, मेटल के साथ साथ प्लास्टिक कैनुला अंदर जाएगा, और जैसे ही आपके पीछे वाले हाथ में ब्लड आएगा आप स्टिलेट को क्या करेंगे, थोड़ा बाहर करेंगे और कैनुला को अंदर डाल के फिर पूरा स्टिलेट बाहर निकाल देंगे। तो ये आपकी जस्ट हेल्प कर रहा है मेटल स्टिलेट। ये कैनुला वेरियस साइज में आपके पास अवेलेबल है, स्मॉल बच्चों से लेके एडल्ट सबके लिए अलग अलग साइज, फ्रॉम 26 स्मॉलेस्ट टू 14 लार्जेस्ट जो है आपके पास अवेलेबल होता है, अलग अलग कलर कोडिंग के साथ। तो वो सारा हम यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। जब हम बात करते हैं मेटल टिप कैनुला की, तो यहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम जो कॉमनली देखने को मिलती है वो होती है, जो ये कैनुला जैसे वेन है, इसमें आपने ये कैनुला लगा दिया मेटल वाला और इधर ये प्लास्टिक वाला लगा दिया,
नाउ अगर ये पर्सन इस हैंड को बेंड करेगा ऐसे, तो मेटल टिप जो है ये अंदर लगा के बेंड करेंगे तो मेटल टिप ऐसे बाहर निकल जाएगा वेन से, मेटल टिप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और उससे क्या होगा, जो फ्लूइड है वो आपके वेन में जाके कहां जाएगा, टिश्यू के अंदर, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन. सो इन्फिल्ट्रेशन इज वेरी कॉमन विद विच टाइप ऑफ कैनुला, मेटल टिप कैनुला. बट ये कैनुला जैसे ही बेंड करेंगे प्लास्टिक भी वैसे बेंड हो जाएगा और वो पंचर करके बाहर आएगा, तो उससे इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस नहीं रहते. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, वो है कुछ स्टाफ जो प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा होगा, जब बहुत बार कभी फील किया होगा प्रैक्टिस में आपने देखा होगा, जब हम कैनुला पुट करते हैं और बहुत बार ब्लड नहीं आता है, हम स्टिलेट को बाहर निकालते हैं, फिर वापस अंदर डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर अंदर डालते हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि वो जो कैनुला होता है, ये कैनुला और ये स्टिलेट, तो स्टिलेट जो है कैनुला से बाहर निकल जाता है, आगे का टिप थोड़ा रह जाता है, ऐसे फाड़ के बाहर आ जाता है, आगे का टिप ऐसे बैंड हो जाता है. बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है. और जब हम मल्टीपल टाइम ऐसे करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, जो प्लास्टिक टिप है वो टूट के वेन में रह जाता है, और उससे क्या बनेगा, कैथेटर एम्बोलिज्म. कैथेटर का टिप आपकी वेन में फ्लो करता रहेगा और उसको हम बोलते हैं कैथेटर एम्बोलिज्म. सो ये कैथेटर एम्बोलिज्म इज अ कॉम्प्लिकेशन विद प्लास्टिक कैनुला. तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे. बटरफ्लाई कैनुला पहला कौन सा आपका, बटरफ्लाई शेप में होता है, इसलिए बटरफ्लाई आईवी कैनुला. This type of cannula contain wing tip needle with a metal cannula needle length, तो 0.5 to 1.5 इंच जितना सा होता है, कहीं भी लगा सकते हैं आप, छोटी सी वेन है उसमें भी लग जाता है, इजीली लग जाता है. Infiltration is more common with butterfly cannula and this is the picture commonly used in child and older client. जहाँ पे स्मॉल वेन होती है, ये कैनुला बटरफ्लाई कैनुला इतना सा टिप होता है यहाँ से. तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता है, सीधा आगे की तरफ क्या रहता है, मेटल का टिप रहता है और सीधा पंक्चर करना होता है आपको वेन के अंदर और वहीं पे फिक्स कर देते हैं इसको. नहीं हुआ, देख लिया. आईवी कैनुला क्लियर है, बटरफ्लाई फर्स्ट टाइप. आगे आगे द सेकंड वन इज प्लास्टिक कैनुला. ये एक्सपीरियंस होना चाहिए सबको, पीछे बैठने का, आगे बैठने का. और जब आप लोग यहाँ से चले जाओगे, जॉब लग जाएगी, उसके बाद सपने ही देखोगे क्लास में बैठने के, तो बाद में क्लास नहीं होगी. यस, तो हमारे भी सपने ही है, हम भी कभी ऐसे बैठा करते थे पीछे, जे आई एन सी एच प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट आगे मूव करें. सो नेक्स्ट इज सेकंड टाइप ऑफ कैनुला. दिस इज द प्लास्टिक कैनुला जो आजकल हम यूज करते हैं. प्लास्टिक कैनुला जो है, निडल अंदर की तरफ रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, प्लास्टिक का सीत रहेगा. इट इज ओवर द निडल डिवाइस, निडल के ऊपर वाला डिवाइस जो आप वेन के अंदर रखेंगे, ओवर द निडल डिवाइस. द निडल कैथेटर कैन कोज, क्या लिखा पता नहीं, नीडल कैथेटर कैन कोज कैथेटर एम्बोलिज्म. सो अभी बताया था मैंने तो आपको, कैथेटर का जो टिप होता है वो टूट के वेन में रह जाता है और वो मूविंग करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, उससे क्या होने के चांसेस है, कैथेटर एम्बोलिज्म, लाइक दिस. सो ये है पिंक कलर का कैनुला 20 नंबर. और जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के कैनुलास अवेलेबल होते हैं आपके पास, वो सारे कलर कोडिंग हम यहाँ भी देखते हैं चार्ट में. सो दिस इज द प्लास्टिक कैनुला. तो दो टाइप के कैनुला हो गए आपके, वन इज बटरफ्लाई कैनुला एंड सेकंड वन इज प्लास्टिक कैनुला. ये जो कैनुला जाते हैं आजकल, इस कैनुलास के अंदर बहुत सारे कैनुला होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, और उसके अंदर एक कैनुला आता है, इसको हम बोलते हैं सेफ्टी लॉक कैनुला. सुना है सेफ्टी लॉक, सेफ्टी लॉक कैनुला या ऐसे जो भी एडवांस टाइप के कैनुला होते हैं, उनका पर्पस होता है, वो एक ही पर्पस है, नीडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करना या प्रोटेक्ट करना. क्योंकि एज ए नर्स और एज ए पर्सनल जब हम यूज करते हैं तो हमारी कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती है. जैसे इस कैनुला की बात करें तो दिस इज ओनली फॉर सिंगल पंक्चर, सिंगल यूज, एक ही बार पंक्चर करके लगाने वाला है ये. और इवन इन सम केसेस मान लीजिए आपने पंक्चर किया लेकिन वेन था ही नहीं, वहां पे कुछ और ही था स्ट्रक्चर, और आपने पंक्चर कर दिया, ब्लड नहीं आया, तो फिर हम उसको दूसरी जगह पंक्चर कर सकते हैं जब तक ब्लड नहीं आया. अब उसमें ब्लड थोड़ा सा आ गया था, फिर अब आ नहीं रहा, एक लो प्लस करके चेक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं आया, फिर उसको बाहर निकाला, पीछे खोल के उसको प्लस कर रहे हैं, नीचे उसको प्लस कर रहे हैं, फिर वापस डाल के फिर यूज कर रहे हैं. अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस बढ़ेंगे, प्लस पेशेंट को क्या हो सकता है, हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि पूरा कैनुला आपने आउट करके खोल के पूरा वापस लगा रहे हैं, एनवायरमेंटल वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो इसको सिंगल पंक्चर करके एक बार लगा के देखना है, उसके बाद वापस इसको यूज नहीं करना है अगर नीला ब्लड आ गया तो. सो कंपनीज क्या करती है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, जो इसका एंड पार्ट होता है, यहाँ पे कैसे एस शेप का लॉक रहता है, एस शेप का क्या होगा, लॉक रहेगा. और इसका जो टिप होगा, ये जब ये टिप आप इसको पुल करेंगे स्ट्रेट को, तो ये टिप जब इस एस शेप के यहाँ पहुंचेगा टिप, तो ये एस शेप जो है इस टिप को कुछ इस तरह से होल्ड कर लेता है, सात पेंडिस के बीच में आ जाता है और ये पूरा ऐसे हो जाता है. इसके आगे आप ऐसे फिंगर लगाओगे तो ट्रिक नहीं होगा. और दूसरा, अगर आप इसको वापस डालने की कोशिश करोगे तो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस रहता है अंदर, जैसे बाहर आएगा ये वाइड ओपन हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये अंदर वापस नहीं जाएगा. तो ना तो आप इसको रीच कर सकते हैं और ना ही आपको ये पंक्चर कोस करेगा. तो दोनों के लिए इसमें सेफ्टी लॉक डिवाइस यूज करते हैं जो नीडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए काम आता है. ये आईवी कैनुला उनके वेरियस कलर कोडिंग है. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू कलर इसको बनाया, पता नहीं किसने बनाया पर अच्छा बनाया है. सो ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो एंड वायलेट, ये इसका यूज है. कहां हम इसको यूज करते हैं और ये इनका क्या है, फ्लो रेट है.
लाइक इफ यू आर पुटिंग ऑरेंज कलर कैनुला, दिस इज एन 14 गोज कैनुला, इसका पर्पस क्या है? सिर्फ हम इसको इंडिविजुअल लाइंस डालने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको सेंट्रल लाइन डालना है, थिक लाइन डालना है, तो पहले हम बड़ा कैनुला लगाएंगे और उसके थ्रू हम लाइन को इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली। इनको कभी भी ड्रग्स देने के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि इनका फ्लो रेट देखो कितना है, ये 240 ml पर मिनट, एक मिनट में हाफ बोतल को खाली कर देगा। 500 ml की बोतल को हाफ मिनट, एक मिनट में हाफ कर देगा, और इतना फास्ट तो आई थिंक किसी को हम नहीं देते फ्लूइड। ग्रे फॉर लार्ज वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका 180 ml पर मिनट से फ्लूइड देगा। ग्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट कैनुला ग्रीन, 90 ml पर मिनट। पिंक यूनिवर्सल 22 ब्लू कलर जो हम यूज करते हैं ओल्ड एज में, या किसी पेशेंट को सिर्फ मेंटेनेंस फ्लूइड देना है। लाइक कुछ पेशेंट आते हैं जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, अब उस पेशेंट को आप देखेंगे 3-4 दिन तक एनपी रखते हैं, 5 डेज तक एनपी रखते हैं, उनको खाना नहीं खिलाते हैं, सिर्फ एंटासिड और उसके साथ में आईवी चलता है। सो जो आईवी फ्लूइड चल रहा है वो सिर्फ मेंटेनेंस रेट में चलेगा, उनमें कोई ना फास्ट ट्रांसफ्यूजन चाहिए ना कोई लार्ज वॉल्यूम चाहिए, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे, छोटा सा कैनुला, ताकि ना तो पेशेंट को अनकंफर्ट फील हो, पेशेंट इज आल्सो कंफर्टेबल, और आपको भी सिर्फ फ्लूइड देना है। ब्लू से आप दे सकते हैं, जो कितना दे सकता है 36 ml पर मिनट, और उन पेशेंट्स को टोटल फ्लूइड चलता है 78 ml पर हावर, तो आराम से उस ब्लू कलर से दिया जा सकता है। 24 इज येलो जो हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, और ये 20 ml पर मिनट की रेट से दे सकता है, और वॉल्यूम तो लास्ट है उसकी अगर हम बात करें तो इसका फ्लो रेट कितना हो सकता है, 15 ml पर मिनट जो आप फ्लो रेट इसका देख सकते हैं। सो ये अलग अलग कैनुला और उनके अलग अलग फ्लो रेट और यूजेस। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है, लाइक एक पेशेंट जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आता है इमरजेंसी के अंदर, एंड नाउ पेशेंट रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हिच कलर ऑफ कैनुला यू शुड पुट टू द पेशेंट? यस, क्वेश्चन जो है आप लोग कभी समझते नहीं, पहले आप अपना पता नहीं क्या लगाते हैं। एक पेशेंट आता है आरटीए के साथ में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए, अब अगर आरटीए हुआ है और उस पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, मतलब उसको क्या हुआ, सीवियर कहीं इंजरी हुई है, ब्लड लॉस हो रहा है, सो वहां पे इमरजेंसी में हमारा जो पहला कैनुला होता है वो होता है ग्रे, वी विल ऑलवेज प्रेफर द ग्रे कलर कैनुला। अगर सिंपल से क्वेश्चन आता है कि पेशेंट हु इज एडमिटेड बिकॉज ऑफ एनीमिया एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू ट्रांसफ्यूज ब्लड, तो वहां पे हम क्या पुट करेंगे, ग्रीन कलर जो आपका 18 है। लेकिन अगर आरटीए हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां पे पहली प्रायोरिटी क्या है, 16। अगर ऑपरेशन थिएटर में आप लेके जा रहे हैं पेशेंट को, तो वहां भी कौन सा लगाना है, 16 इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो हम क्या लगा सकते हैं, 18, पर पहली प्रायोरिटी 16। क्लियर? कलर, अरे आपके पास भी इतने पेन है, वेरी गुड, मेरे पास तो वहां ऑप्शंस है कलर वो बहुत सारे हैं। यस, नहीं ग्रीन यूज नहीं करेंगे ये नहीं बोला, ग्रीन तो यूज कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ पहले प्रायोरिटी अगर आपको नंबर्स दे तो पहली प्रायोरिटी क्या है, ग्रीन। क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्लड नहीं देना उसको, पेशेंट इज हैविंग आरटीए, मल्टीपल इंजरी हुई है, उसको इमरजेंसी नीड है, फ्लूइड भी देना पड़ेगा, बहुत सारी थिंग्स देनी है, तो आपको वहां पे ग्रे देना है, ओनली ब्लड देना है किसी को। लाइक मैं एडमिट होता हूँ सिर्फ एनीमिया के लिए, एज ए प्लांट पेशेंट आया हूँ, एनीमिया हो रखा मुझे, डॉक्टर बोल रहा है एक ब्लड लगा देते हैं आपको, तो वहां पे पहली प्रायोरिटी क्या है, ग्रीन। समझ गए? मूव करें, बता लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईवी कैनुला। अब आईवी कैनुला के बारे में कुछ नर्सिंग केयर जो आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे आईवी कैनुला चेंज करना तो हमने देखा, उसके साथ में आईवी ड्रेसिंग लगाते हैं आप, ड्रेसिंग होती है कैनुला के ऊपर, तो कभी कभी पूछते थे ड्रेसिंग कब चेंज करना है, आईवी कैनुला की ड्रेसिंग कब चेंज करनी है, 44। तो बेसिकली आईवी कैनुला और ड्रेसिंग दोनों साथ में ही चेंज करते हैं हम, क्योंकि मैक्सिमम ड्यूरेशन हमारे पास जो है वो वैसे ही लगभग 72 आवर्स तक ड्रेसिंग भी चल जाती है, खराब होती नहीं है। अगर उस ड्रेसिंग को आप देख रहे हैं और पहले दिन वो ड्रेसिंग अगर इंटैक्ट नहीं है, ड्रेसिंग इज नॉट इंटैक्ट, वहां पे अंदर ब्लड भरा हुआ है या ऐसा कुछ है, या ड्रेसिंग आउट हो गई, तो उसको इमीडिएटली चेंज करना है। अदरवाइज ड्रेसिंग अगर इंटैक्ट है तो 3 डेज तक आप उसको रख सकते हैं, 72 आवर्स जो अलाउड है वहां तक आप रख सकते हैं, 72 आवर्स। उसके बाद वैसे हमें क्या चेंज करना है, आईवी कैनुला भी आपको चेंज ही करना है 72 आवर्स के बाद में, तो इसमें ड्रेसिंग का ज्यादा इशू नहीं है। ड्रेसिंग के अंदर एमसीक्यू जो बहुत बार आया हुआ आता है सेंट्रल लाइन का, सीवीपी लाइन, अभी इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल लाइन या सीवीपी लाइन। लिख लिया? वो करें नेक्स्ट, नहीं बनाया? वो करें नेक्स्ट, आफ्टर द आईवी कैनुला, नेक्स्ट पेरिफेरल, अभी भी नहीं लिखा? लिख लिया? पेरिफेरल आईवी साइट, साइट सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर पुटिंग आईवी लाइन। पहला मेजर जो आपके पास वो है साइट सिलेक्शन, कि आप कैनुला कहां लगाएंगे। सो याद रखिए ऑलवेज बिफोर पुटिंग द आईवी लाइन, द पेरिफेरल साइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू ऑलवेज सेलेक्ट द साइट व्हिच इज डिस्टल टू द एक्सट्रीमिटीज। जो एक्सट्रीमिटीज है उसका डिस्टल, ये जो हमारा पार्ट है, यहां से आपको स्टार्ट करना है और अपर पार्ट में जाना है। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत लालच आ जाता है, लाइक टॉर्निकेट लगाती देखो बहुत अच्छी वेन यहाँ पे है, और उधर तो देखा ही नहीं, यहाँ लगा दिया, और लगाने के बाद पता चला ये तो पंक्चर आउट हो गई, आउट हो गया, नहीं लग रहा है, फिर देख लो अच्छा यहाँ भी है, फिर यहाँ लगा रहा है, ये वेन आगे जा रही है, समझ रहे? ये वेन जो है यही कहाँ जाएगी, आगे जाके मूव करेगी आगे। सो फर्स्ट सेलेक्ट दिस पार्ट, अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर आगे मूव करना है और आपको अगले पार्ट पे मूव करना है। दूसरा, ऐसा पार्ट यूज करना है जहाँ पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट होता है यहाँ पे, और कैनुला ये लगा दिया ऐसे, अब पेशेंट बेचारा हाथ मूव नहीं कर रहा है, ऐसे लगा दिया वो ऐसे रखता है हाथ, वो इससे कुछ नहीं करता है, अंगुली भी ऐसे नहीं लाता है। होता है बहुत ऐसे पेशेंट, सेंसिटिव पेशेंट्स आते हैं, उनके लगाने के बाद उनका हाथ भी ऐसे रहता है, वो ऐसे ही रखते हो, आप यहाँ से भी ऐसे नहीं करते, वैसे रखेंगे पूरे दिन। तो आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पेशेंट अपने हैंड को क्या कर सके, मूव कर सकते। तो जॉइंट्स वाले पार्ट पे कभी भी आईवी कैनुला नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट थिंग, जो जिन वेन में ऑलरेडी फ्लेबाइटिस हो चुका है, जो हार्ड हो चुकी है, जो वेन ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, उन वेन्स में कभी कैनुला नहीं लगाना है, वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड वेन है, उनमें आपको कैनुला नहीं लगाना। नेक्स्ट जो साइड, बेस्ट साइड जो क्वेश्चन आता है कभी एडल्ट में, सबसे बेस्ट साइड क्या है, तो बेस्ट साइड जो है वो हम यूज करते हैं आपका फोर आर्म, जो हमारा ये फोर आर्म है, ये वाला पार्ट, दिस इज द बेस्ट साइड फॉर पुटिंग आईवी कैनुलेशन। इसका रीजन,
बिकॉज द बोन जो पीछे वाली जो बोन है, दिस बोन विल प्रोवाइड यू एन नेचुरल स्प्लिंट। यहाँ जो हम कैनोला लगाते हैं वो मैक्सिमम ड्यूरेशन तक आउट नहीं होता है। अदर पार्ट पे जहां भी कैनोला लगाएंगे वो आउट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोन किसका काम कर रही है, स्प्लिंट का। जैसे छोटे बच्चों में जो आप कैनोला लगाते हैं तो आप देखा होगा, जैसे यहाँ लगाने के बाद एक पेड़ लगा देते हैं इधर और उसको पूरी तरह से चिपका देते हैं आप, तो उससे क्या होगा, बच्चा अपने हैंड को ऐसे से कर सकता है पर ऐसे से कर सकता है और वो कैनोला आउट नहीं होगा। तो वो है स्प्लिंट, जो आपने हार्ड सा बोर्ड लगाया यहाँ पे, वो स्प्लिंट। वैसा यहाँ हमारी बॉडी में ये बोन दोनों क्या करेगी, किसका काम करेगी, स्प्लिंट का, नेचुरल स्प्लिंट है। इसलिए हमारा बेस्ट साइड कौन सा है, फोरआर्म। फोरआर्म इज द बेस्ट साइड इन एडल्ट। बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर जो सबसे बेस्ट साइड हम बात करते हैं यहाँ पे, आंसर इज बच्चों में, पैर में, पाँव में। पैर के अंदर जो आईवी कैनोला होता है वो सबसे लास्ट चॉइस होती है। वी विल नेवर पुट द आईवी कैनोला इन लेग एज अ फर्स्ट चॉइस। उसका रीजन क्या है, बिकॉज लोअर पार्ट के अंदर ऑलरेडी वीनस ब्लड हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीनस ब्लड प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। वीनस रिटर्न इज वेरी लो, बहुत ही कम होता है। बीमार आदमी में तो और कम हो जाता है, आप मसल काम ही कर रही होती है, ब्लड सारा नीचे रहता है। और अब आप आईवी फ्लूइड भी नीचे लगाएंगे तो उसको भी कहां लाना है, ऊपर लाना है। वही से होकर ऊपर आएगा, ऊपर कौन लाएगा, जब आप मसल काम करेगा तब। और अगर मसल्स काम नहीं करेगी तो यही पे एक्यूमुलेट होकर स्वेलिंग करेगा, प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमारी पहली चॉइस कभी भी लोअर पार्ट में नहीं होती, हमेशा कहां होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज में हम बात करते हैं। तो अगर न्यूबॉर्न, इन्फेंट, और जो हम न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो इन्फेंट में जो है हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं स्काल्प वेन। इन इन्फेंट द फर्स्ट चॉइस इज स्काल्प वेन, और अगर न्यूबॉर्न बेबी है देन द अम्बिलिकल वेन इज द फर्स्ट चॉइस। सो हमें ये ध्यान रखनी है, इन्फेंट स्काल्प वेन, और न्यूबॉर्न है तो अम्बिलिकल, और बाकी सब में फोरआर्म। चाहे वो 1 ईयर से बच्चा बड़ा कोई भी हो, एडल्ट हो, ओल्ड हो, कोई भी हो, सबसे पहली चॉइस हमारी फोरआर्म। So side के अंदर hand, the forearm and the antecubital fossa are the suitable site for adults. Vein of the forearm is the best site for adult. Scalp vein is the best for infant and umbilical vein is best for the preterm and newborn baby. तो newborn baby हो, preterm baby हो, वहाँ पे हमारी पहली चॉइस या पहला सिलेक्शन जो हम करेंगे वो क्या रहेगा, umbilical vein. मूव करें, ये हो गया। नेक्स्ट इज, अरे लिख लिया। सो विच इज द, यस, नीचे नहीं दिख रहा है, वो आईवी लाइन का लिखा हुआ है, 3 से 4 दिन में चेंज करना है। चेंज आईवी लाइन इन 72 to 96 आवर्स। सो आप लोगों की छुट्टी पहले से ही आपको बता रखी है, वेरी गुड। फ्रॉम 31st टू 3rd, वेरी गुड। सो क्या घर जाना है, अरे दीपावली होली वो सारी कब होती है, नॉट सेट क्लियर करने के बाद में। तो नर्सिंग ऑफिसर बनने आए हो, अभी तो आए हो, किसी को नहीं जाना है, यही रहना है सबको, और पढ़ाई करनी है? अब मैं तो यही रहने वाला हूँ। हमारे पास आप लोगों की तरह वो फ्रीडम नहीं है कि हम जब चाहे तब बैग उठा के चलिए। हमारे पास, अरे लक्ष्मी और जो भी है वो सबकी पूजा बाद में कर सकते हैं जब वो हमारे पास आएगी, और वो आएगी जब हम बनेंगे नर्सिंग ऑफिसर। तो इसीलिए भगवान भी दुख ने वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, आप वही यहाँ भी पूजा कर सकते हैं बैठ के, कोई इशू नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें तो ड्यूटी पे जाना होता है, और वहाँ पे ऐसा कोई प्लान नहीं होता है कि आपको, आप तो दिवाली आ गई तो 7 दिन की आपकी छुट्टियां, वो नहीं होता है। सिर्फ 1 दिन का छुट्टी होता है, वो भी जो जनरल ड्यूटी करते हैं, जो इंचार्ज होते हैं उनको। हमें तो उस दिन भी ड्यूटी जाना होता है क्योंकि हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते कभी। सो 31st को एक जनरल हॉलिडे होता है, जीएच गवर्नमेंट हॉलिडे होता है, जीएच वो 31st को है, और उस दिन छुट्टी है क्योंकि उस दिन ओटी नहीं चलता है। कुछ स्टाफ जो है वर्क करते हैं वहाँ पे, मतलब जाते हैं वो सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए। तो उस दिन एक दिन छुट्टी है, बाकी दिन ड्यूटी है। तो हम ड्यूटी है और अवेलेबल रहेंगे, यही रहेंगे, कहाँ जाना है हमें तो, यस। बाकी आप लोगों की छुट्टी है, आप एंजॉय करें। नेक्स्ट आगे, आईवी कंटेनर। बिफोर कंटेनर पे जाने से पहले एक पॉइंट जो मैं बता देता हूँ आपको, देयर आर 2 स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन जो आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में 2 कॉम्प्लिकेशन याद रखने हैं आपको, वन इज फ्लेवाइटिस एंड सेकंड वन इज इनफिल्ट्रेशन। सुना इनके बारे में? फ्लेवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, एंड इनफिल्ट्रेशन इज द लीकिंग ऑफ फ्लूइड आउट फ्रॉम वेन। जो वेन है वहां से फ्लूइड का लीक आउट होकर बाहर आ जाना, दैट इज नॉन एज इनफिल्ट्रेशन। दोनों के अंदर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें सिम्टम्स जो भी देते हैं वो दोनों सेम देते हैं, बस एक सिंगल डिफरेंस होता है यहाँ पे।
सो जब आप इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन की बात करेंगे तो इन्फ्लेमेशन हुआ है मतलब आपको इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं रेडनेस, स्वेलिंग, वार्म, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। जो ये इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, हार्डनेस वो सारा। यही अगर हम बात करेंगे इन्फिल्ट्रेशन में, तो इन्फिल्ट्रेशन में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है, और जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ तो फीवर नहीं आता है, याद रखें। तो यहाँ भी क्या होगा, स्वेलिंग होगा। इन्फ्लेमेशन जो हुआ था यहाँ पे स्वेलिंग था, यहाँ भी स्वेलिंग रहेगा। और रेडनेस जो है वो यहाँ भी देखने को मिल सकती है। यहाँ भी आपको जो हमने पेन की बात करी वो हो सकता है, बट एक डिफरेंस जो आपको रहेगा वो रहेगा यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज या वो पार्ट क्या मिलेगा आपको, कूल मिलेगा। तो एग्जाम में बस ये एक डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है और आइडेंटिफाई करना है इसके बेसिस पे कि पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद दिस कंडीशन एंड पेशेंट इज हैविंग पेन, इन्फ्लेमेशन, सॉरी पेन, स्वेलिंग एंड कूलनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, तो आंसर होगा इन्फिल्ट्रेशन। और अगर वार्म लिखा है तो आंसर होगा फ्लेबाइटिस। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है वो है आईवी कंटेनर या आईवी बोटल्स जो आती है। कभी कभी इन बोटल्स के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ ले तो आपको वो भी ध्यान रखना है। बोटल्स कितने टाइप की होती है हॉस्पिटल में? सर बोतल की टाइप होते हैं क्या? 100 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ये लिख लिया। नेक्स्ट इज एन आईवी कंटेनर, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया था, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। लिख लिया आईवी कंटेनर। कंटेनर का मतलब बोतल। सो ये दो टाइप की होती है यहाँ पे आईवी कंटेनर। वन इज प्लास्टिक बोतल एंड सेकंड वन इज ग्लास बोतल। देखा है, प्लास्टिक बोतल एंड ग्लास बोतल। तो ग्लास बोतल का तो सबको पता ही है, ग्लास वर्ड आते ही आप थोड़े ज्यादा क्या हो जाते हैं, केयर हो जाता है आपका, माइंड ऑटोमेटिकली थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना स्टार्ट कर देता है, ये सुनो। सो वही आपको रखना ध्यान उसमें कि ग्लास बोतल के साथ नर्स की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। तो आंसर होगा आपको वहां पे थोड़ा केयर क्या करना है, ध्यान रखना। ज्यादा बोतल गिर गई तो फूट जाएगा और उसकी वजह से सॉल्यूशन तो जाएगा कि जाएगा, उसके साथ में इंजरी होने के चांसेस अलग से, लिटल स्टिक इंजरी लग जाएगा। जो ग्लास है वो आपको कट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो ग्लास बोतल में ज्यादा वो कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर प्लास्टिक बोतल में। सो जो प्लास्टिक बोतल आती है, इसका एक इंसिडेंट एग्जांपल भी था, लाइक जब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करता था। सो वो जो हॉस्पिटल था वो एनएबीएच जेसीआई हॉस्पिटल था। ये जानते हो आप, एनएबीएच जेसीआई? ये जो होता है ये एक्रेडिटेशन हो सकता है, होता है एक्रेडिटेशन, जो एक हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड ऑफ केयर को दिखाता है, पेशेंट के स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो होती है उसको दिखाता है सर्टिफिकेट। एनएबीएच जो होता है वो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, हमारे इंडिया का सर्टिफिकेट नेशनल लेवल का है। और अगर किसी के पास जेसीआई है तो वो इंटरनेशनल लेवल का है। मींस दिस हॉस्पिटल अगर किसी को जेसीआई सर्टिफाइड है तो वो इंटरनेशनल केयर को मीट करता है, और अगर एनएबीएच सर्टिफिकेट है तो हम नेशनल जो हमारी स्टैंडर्ड केयर है उसको मीटिंग वहां पे करते हैं, उतना हमारा बेसिक है वहां पे। तो जब एनएबीएच वो जो हॉस्पिटल था उस प्री जेसीआई और एनएबीएच सर्टिफाइड था, उसमें मैं वर्क करता था, तो वहां पे ये रूल था। रूल तो मतलब क्या, वो एज ए नर्स हमारा पॉइंट होता है, हमें ध्यान रखना होता है, लाइक जो भी हम यूज करते हैं, जैसे आईवी सेट, आईवी बोतल, कैनुला, उसके अलावा और जो कुछ भी हमने पेशेंट को, जैसे पीएमओ लाइन जो होती है, ये जो भी हम वहां पे यूज करते थे, ये इनको हमें क्या करना होता था, इनके सबके ऊपर एक डेट लिखनी होती थी। एज स्टिकर पे होता था, डेट लिखते हैं और फिर उस पे चिपकानी होती थी सब। कैनुला पे डेट है, बोतल पे डेट है, ग्लास इंजेक्शन अगर कोई मल्टीवाइल डोज इंजेक्शन है तो उसके ऊपर कब ओपनिंग डेट वो लिखनी, सारा लिखना होता था। सो वहां पे क्या हुआ कि हम क्या करते थे, कभी कभी जो बोतल होती थी उस बोतल के ऊपर जेब में ऐसे मार्कर होता था, ब्लैक मार्कर, परमानेंट मार्कर। अब कौन बार बार स्टिकर लिखा रहे उसको चिपकाए करे, तो उसके ऊपर हम क्या लिख देते थे, मार्कर से डेट लिख देते थे। डेट पीछे की तरफ जो खाली होता था उस पर डेट लिख दी, इस दिन को ओपन करी थी। वो डेट लिखने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पुटिंग दिस डेट ऑन द बोतल और आईवी सेट और आईवी कैनुला और एनीथिंग? क्योंकि हमें पता है हमें कब चेंज करना है, हमें बड़ा भी 72 आवर्स में कैनुला चेंज होना चाहिए। अब आपको क्या पता 72 आवर्स हो गया, जब वो डेट आप देखोगे तभी तो पता चलेगा कि थर्ड हो गया, मतलब आप इसको चेंज करना है। इसलिए वो वहां पे लगवाते हैं। और वहां पे दो बेनिफिट होंगे, पहला तो कि पेशेंट का भी बेनिफिट रहेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, दूसरा हॉस्पिटल का भी बेनिफिट कि कैनुला बार बार चेंज होगा तो बार बार पैसे आएंगे। आप आईवी सेट एक ही लगा के रखोगे 7 दिन तक तो वो पैसे 7 बार नहीं आएंगे, और एक साथ डेली चेंज करेंगे तो 7 बार आईवी सेट के पैसे मिलेंगे। ये सुनो, सो दोनों बेनिफिट है वहां पे, पेशेंट का हेल्थ भी और फाइनेंशियल हॉस्पिटल को भी बेनिफिट है। तो इसलिए ये डेट लगवाते थे। तो हमने जो मार्कर से डेट लिखा, अब हुआ क्या कि डेट तो लिख दी, डेट लिखने के बाद में देखा तो वो डेट गायब हो गई, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया उसको। तो उसका बाद में, जैसे ये बोतल है इसके ऊपर आप, ये तो अलग बोतल आती है, वो प्लास्टिक बोतल लगाती है जो हमारे जो सलाइन बोतल आती है, इस पे डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद डेट है ही नहीं, उसने आके चेक किया तो डेट ही नहीं है। अब वो स्टार्ट हो गया मेरे ऊपर, यू आर वर्किंग इन एनएबीएच हॉस्पिटल, यू आर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ये मैं कहा, तू मैडम क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर बता रहे हो यहाँ पे, ये रिजिग्नेशन। हम तो वहां पे यही था कि जो राजस्थान वाले होते हैं उनको ये ज्यादा ऐसा पसंद नहीं आता है, ज्यादा कुछ बोले ये रिजिग्नेशन आपकी जॉब रखो, हम तो चले हमारे दूसरी जगह देखने। तो मैं बोला ये क्या केयर, पता नहीं मैंने लिखी थी, पता नहीं कहाँ गई डेट। अब डेट कहाँ गई मुझे नहीं पता है, और आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं ये गया। तो मैंने बोला ठीक है, वो मैडम ने लगा दी निकाल के डेट। अब उसका प्रॉब्लम वो उस टाइम ना तो मैडम को पता था ना मुझे पता था कि डेट कहाँ गई। बट जब हम उसके बारे में रिसर्च और स्टडी करते हैं तो पता चलता है, जो हम बोतल के ऊपर मार्कर से, परमानेंट मार्कर से जो डेट लिखेंगे, वो बोतल क्या करती है, उसके अंदर जो बोतल प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ सकते, बट ये इंक के जो मार्कर्स है वो अंदर जा सकते हैं। सो वो बोतल उसको क्या कर लिया, उसको एब्सॉर्ब कर लिया, बोतल ने उसको एब्सॉर्ब कर लिया, अंदर खींच लिया सारा, और सारी इंक किसमें मिक्स हो गई, सलाइन के अंदर। और इसी वजह से ये एंट्रिक्स का एमसीक्यू है, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द प्लास्टिक बोतल विद अ परमानेंट मार्कर। इफ यू रिक्वायर्ड एनी, जो भी आपको उस पे लिखना है, इसमें कोई ड्रग डाली या कुछ भी किया तो उसके ऊपर आपको लेबल लगा के, लेबल के ऊपर लिखना है कि इसमें ये ड्रग डाला है या ये इतना डेट है, जो भी लिखना है आपको लेबल पे लिखना है। इसलिए ये हम ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजों पे आपको क्या लगानी है, डेट लगानी है, पर डेट लगानी है तो डायरेक्टली बोतल पे नहीं लगानी है, उस पे क्या लगाना है, प्लास्टिक पे लेबल पे लिख के आपको पुट करना है, डायरेक्टली नहीं लगाना।
उसके अलावा बोतल को जब भी आप यूज करें तो याद करें बोतल को पहले इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है, अंदर कोई भी विजिबल थिंग्स अगर आपको लग रही है, कोई भी ग्लोब्यूल है और कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स विजिबल है तो उसको कभी भी यूज नहीं करना है। ऑलवेज चेक एक्सपायरी बिफोर giving any fluid or any drug or any medication to the patient, and always remember do not hang any fluid for more than 24 hours. कोई भी फ्लूइड 24 घंटे बाद उसको हैंग नहीं रखना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है और नया बोतल यूज करना है। तो हर दिन अगर बच गया फ्लूइड तो उसको क्या करें, डिस्कार्ड करें और नया फ्लूइड यूज करना है। विद आईवी फ्लूइड ऑलवेज चेंज द आईवी सेट आल्सो, आईवी सेट भी आपको क्या करना है, चेंज करना है। क्लियर? आईवी सेट के साथ बीटी सेट का एक और क्वेश्चन जो आपको कभी-कभी पूछ लेते हैं, तो बीटी सेट जो होता है वो एक दिन के लिए नहीं होता है। वन बीटी सेट इज फॉर वन पीआरबीसी यूनिट ओनली। एक पीआरबीसी देने के बाद में उस बीटी सेट को क्या करना है, उस पीआरबीसी के साथ में डिस्कार्ड कर, बेग के साथ में। बेग इज इन येलो एंड दैट आईवी सेट इज इन रेड, उसमें डाल देना है। उसको वापस नए पीआरबीसी और देना है, उसके साथ यूज नहीं करना है। अगर नया पीआरबीसी देना है तो उसके साथ में नया ब्लड सेट जो आता है, बीटी सेट आता है, वो आपको यूज करना है, नहीं तो पेशेंट में इंफेक्शन होने के चांसेस वहां पे बढ़ सकते हैं। चले, सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्लास्टिक कंटेनर या आईवी कंटेनर, ग्लास एंड प्लास्टिक बोतल। बिफोर स्टार्टिंग आईवी फ्लूइड एंश्योर कंटेनर फॉर एनी लीकेज। अगर कंटेनर बोतल में से लीक हो रहा है तो भी उसको यूज नहीं करना है। डू नॉट राइट ऑन प्लास्टिक बैग विद मार्किंग पेन। डू नॉट यूज आईवी फ्लूइड हैंग फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा उसको यूज नहीं करना है। ये क्या है, सोर्स ऑफ इंफेक्शन होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ करके पेशेंट में इंफेक्शन सेप्टिसीमिया कोज करेगा। सो दीस आर द आईवी कंटेनर। आईवी सेट तो सबको पता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईवी सेट। वन इज मैक्रो आईवी सेट एंड सेकंड वन इज माइक्रो आईवी सेट। मैक्रो जो हम एडल्ट में यूज करते हैं और माइक्रो जो हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। सुना है सबने? मैक्रो आईवी सेट जो ड्रॉप फैक्टर हम देखते हैं 15 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से आपका वर्क करता है, और माइक्रो जो होता है वो 60 ड्रॉप्स पर मिनट के पर एमएल, नॉट मिनट सॉरी, पर एमएल ड्रॉप फैक्टर जो हम ड्रग कैलकुलेशन में देखेंगे बाद में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट जो लाइन है मिड टर्म लाइन, दैट इज सेंट्रल लाइन, सीवीपी लाइन, ये हो गया। द सेकंड लाइन दैट इज सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन। सीवीपी लाइन या सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन क्या है ये और क्या इसका पर्पस है? पहला पॉइंट, सीवीपी लाइन, पर्पस ऑफ सीवीपी लाइन क्या पर्पस है? तो इसके दो पर्पस हो सकते हैं। वन इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ सीवीपी प्रेशर या मेजरमेंट ऑफ सीवीपी, एंड सेकंड वन इज फॉर प्रोवाइडिंग और इन्फ्यूजिंग और एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स और आईवी फ्लूइड्स जो हम देते हैं, और ब्लड सैंपलिंग भी आप कर सकते हैं। जो इसका पर्पस हो सकता है सीवीपी लाइन का। इसका क्वेश्चन आता है कि जब आप सेंट्रल लाइन से प्रेशर मेजर करते हैं तो ये किसका प्रेशर मेजर करता है? व्हिच प्रेशर इज मेजर्ड बाय द सीवीपी लाइन? सो इसका बेसिक पर्पस है प्रेशर इन द राइट एट्रियम। जो फ्लूइड वीनस रिटर्न हो रहा है, जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड जो वीनस रिटर्न हो रहा है, वो वीनस रिटर्न होने से कितना प्रेशर आपके राइट एट्रियम में जनरेट हो रहा है, दैट प्रेशर इज मेजर्ड बाय द सीवीपी लाइन। इफ दिस प्रेशर इज लो, इट इज एन इंडिकेशन दैट पेशेंट इज हैविंग अ लो वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या हो रहा है, लो हो रहा है। अब उसके दो रीजन हो सकते हैं, आइदर फ्लूइड इज रिटेनिंग इन द बॉडी और आइदर पेशेंट इज हैविंग हाइपोवोलेमिया, और उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करेंगे। अगर रिटेंशन हो रहा है तो हम उसमें जो भी वेसोकंस्ट्रिक्टिव देना वो आप देंगे, और अगर बॉडी में हाइपोवोलेमिया है तो आईपी फ्लूइड आप उसके पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो सीवीपी का पर्पस हो गया मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन द राइट एट्रियम, वहां पे हम प्रेशर को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। उसके साथ में इसके लाइन के भी कुछ क्वेश्चंस जो आपको कभी-कभी पूछ सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स जो इसके हम पढ़ेंगे, लाइन की थ्री ट्रिपल ल्यूमन लाइन होती है, और ट्रिपल ल्यूमन में तीन अलग-अलग लाइंस होती है, और तीनों की ओपनिंग अलग-अलग होती है। और इसका आई थिंक ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था नॉर्थ सेट के अंदर भी, जो पहले भी बताया था मैंने। तो वो सारा देखते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करें। सीपी लाइन फर्स्ट इज सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन। सीवीपी इज द ब्लड प्रेशर इन द वेना कवा नियर द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। बेसिकली ये लाइन जो है वेना कवा, जो आपका वेरियस यहाँ पे जो हम बात करेंगे जुगुलर वेन है या सब क्ली वेन है, इसके थ्रू डाल के हम इसको टिप जो होता है इसका जस्ट कहां पर रहेगा, राइट एट्रियम के वहां पर रहेगा। तो जो भी वेना कवा से फ्लूइड आएगा राइट एट्रियम में, वहां जो प्रेशर होगा उसको ये मेजर करके आपको प्रोवाइड करेगा। CVP shows the amount of blood returning to the heart and ability to pump the blood back into the arterial system. What is normal CVP? 3 to 8 mm of Hg. So यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकती है, एक हो सकता है mm of Hg में, और एक हो सकता है सेंटीमीटर ऑफ H2O। दोनों का वैल्यूज अलग अलग होता है। अगर आप mm of Hg की बात करें और अगर आप सेंटीमीटर ऑफ H2O की बात करें तो दोनों क्या रहेगा, अलग अलग। सो एग्जाम में अगर आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए पूछ ले, 1 mm of Hg is equal to how many centimeter of H2O? So 1.36, not 33, it's 359 कुछ समथिंग होता है, so 36 हम बोलते हैं इसको, सेंटीमीटर ऑफ H2O, and if it is 1 centimeter of H2O then it equal to 0.735 mm of Hg. हाँ, यहाँ लिखा हुआ 1 mm of Hg is equal to 1.36 and 1 centimeter of H2O is equal to 0.735 mm of Hg. तो आप क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज को आप सेंटीमीटर ऑफ H2O में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखें, 1 mm of Hg is equal to 1.36 and 1 centimeter of H2O is equal to 0.73 mm of Hg. स्टार्ट करें सीपी लाइन के बारे में। ये तो डेफिनेशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है। मेन इसके पार्ट्स और इसके इंसर्शन साइट वो सारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट एंड नर्सिंग केयर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है।
सबने देखा सेंट्रल लाइन, बाहर से सबने देखा होगा ट्रिपल ह्यूमन होता है, 3 लाइनें होती है बाहर, अंदर कितनी होती है? 1 2 3। तो जितनी बाहर होती है उतनी अंदर होती है, जितनी बाहर होती है उतनी अंदर होती है। बस डिफरेंस यही है कि एक वायर के अंदर कितने वायर है वो बाहर से दिख नहीं रहे, बट अंदर तो वायर है। 3 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल, एक फेस और एक अर्थ। वायर 3 होते हैं अंदर, एक वायर में मिनिमम 3 वायर होते हैं। 3 होते नहीं, देखा नहीं आपने कभी भी? या फिर 2 पिन वाला है तो 2 वायर होते हैं, तो 2 तो होते हैं कम से कम, ये तो पता है। पर बाहर से कितने दिख रहे हैं? एक। वैसा यहाँ पे है कि बाहर से तो अंदर उसको देखोगे लाइन को तो एक ही दिखता है, पर उसके अंदर बेसिकली 3 ऐसे ट्यूब होती है, उनको ऐसे साथ में रखा हुआ है। और इसीलिए इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि कौन से पोर्ट से क्या करना है आपको, नीचे वाले से क्या करना है, ऊपर वाले से क्या करना है, बीच वाले से क्या करना है। सो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया पार्ट ऑफ सीवीपी लाइन, और ये पार्ट नहीं है, सॉरी, ये तो सीवीपी लाइन ही है पहले, उसके बाद अगली स्लाइड पे पार्ट पढ़ेंगे। सो सबक्लेवियन वेन इज द मोस्ट कॉमन साइट, सबसे ज्यादा इंसर्शन जो आप देखते हैं कॉमनली, अगर हम बात करें तो कहां इंसर्ट करते हैं इसको हम? सबक्लेवियन वेन। उसके अलावा हम अदर साइड भी देख सकते हैं, जैसे जुगुलर वेन इन नेक एंड फीमोरल वेन इन ग्रोइन इज आल्सो यूज्ड। फीमोरल में हम यूज करते हैं, पर जो बहुत ज्यादा ओबेस पर्सन है या जो फेटी पर्सन होते हैं उनमें हम ये फीमोरल में डालना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो फेट होगा बहुत ज्यादा होगा, उसकी वजह से फीमोरल जो आप लाइन डालेंगे तो वो ऑलरेडी क्या रह जाएगा, किंग हो जाएगा, बेंड रहेगा, उसकी वजह से आप फ्लूइड नहीं दे पाएंगे प्रॉपर्ली। यूज फॉर 1 मंथ हमने ऑलरेडी बात कर लिया। एमसीक्यू जो पहले भी पूछा गया है, कंफर्मेशन फॉर द सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन। तो ऑलवेज जितने भी हम इन्वेजिव लाइंस डालते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइंस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या रहता है? एक्सरे इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। चाहे वो सेंट्रल लाइन हो, पिक लाइन हो, ईटी ट्यूब हो, ट्रेकियोस्टोमी हो, या और कोई भी ऐसी ट्यूब्स हम डाल रहे हैं, आप चाहे अंदर कोई भी ट्यूब्स डाल रहे हैं, उसका मोस्ट ऑफ द ट्यूब का कंफर्मेशन किससे होता है? एक्सरे से आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। और ये है इसका पिक्चर। तो ये है, इधर से आप डाल रहे हैं, ये सबक्लेवियन हो गया, और इधर से आप डालेंगे तो जुगुलर हो गया। ये यहाँ पे दिख रहा है लाइन, ये 1 2 एंड 3, लेकिन यहाँ देखोगे तो क्या एक ही है, एक ही दिख रहा है, बट ये एक है नहीं, ये एक 1 2 और 3 ऐसे 3 ओपनिंग होती है यहाँ पे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो ये पार्ट नहीं है, इसके पार्ट हम अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे अभी। देख लिया, वो करें नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सीवीपी लाइन पोजीशन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन। कौन सी पोजीशन यूज करते हैं जब आप सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन यूज करेंगे? सुपाइन विथ, सो सुपाइन तो आपको यूज करनी, पर हमें क्या करना है, जो नेक वाला एरिया इसको ओपन करना है, इसे जो आपका हेड है इसको पीछे की तरफ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द आपको नेक करना पड़ेगा। और ऐसा कब होता है? जब हम देते हैं कौन सी पोजीशन? रोज पोजीशन। सो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, शोल्डर के नीचे एक रोल रख देना है, शोल्डर के नीचे पिलो या कुछ रोल रखना है, जिससे ये पार्ट ऊपर होगा तो नेक ऐसे ऑटोमेटिकली हैंग हो जाएगी। दिस इज नोन एज रोज पोजीशन। सो सुपाइन पोजीशन तो देनी है, सुपाइन विद पिलो अंडर द शोल्डर, दिस इज नोन एज रोज पोजीशन। अदर में इसको क्या बोलते हैं? रोज पोजीशन। सुपाइन विद पिलो अंडर द शोल्डर, दैट इज नोन एज रोज पोजीशन। उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द सीवीपी लाइन, कौन सी पोजीशन देंगे? रिमूवल, ब्रेंडन पोजीशन। क्यों? सो सेंट्रल लाइन की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो आपको मिलता है सीवीपी लाइन का, वो है एयर एम्बोलिज्म। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद सेंट्रल लाइन इज द एयर एम्बोलिज्म, एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एयर एम्बोलिज्म, यहाँ पे रिमूवल के टाइम जो हम पोजीशन देंगे, पोजीशन ड्यूरिंग, और ये मेजरमेंट का पहले लिखा हुआ है, मेजरमेंट सेमी फाउलर। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक थिंग्स होती है। एक तो आपका जो ट्रांसड्यूसर रहेगा, ट्रांसड्यूसर याद है? आर्टियल लाइन के लिए आप ट्रांसड्यूसर लगा सकते हैं, सीवीपी लाइन के लिए ट्रांसड्यूसर लगा सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, याद होगा, नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था, याद है? ईवीडी, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज ट्यूब लगाई थी, और ब्रेन के अंदर जो आईसीपी मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर लगाते हैं, वहां भी ट्रांसड्यूसर आप लगा सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ट्रांसड्यूसर का पोजीशन कहां रखना है वो इंपॉर्टेंट हमें यहाँ देखना है। सो जो भी ट्रांसड्यूसर आप रखेंगे उसकी पोजीशन आपको उस पार्ट पर रखनी है जिसका मेजरमेंट आपको करना है। जैसे हम आईसीपी मेजर करें तो किसका मेजरमेंट है? ब्रेन का, तो इसलिए आईसीपी के ट्रांसड्यूसर की लोकेशन कहां रखते हैं? एट द लेवल ऑफ ट्रेगस ऑफ द ईयर, ये जो ईयर का ट्रेगस होता है इसके लेवल पे आपको रखना होता है। जब हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, बीपी जब आप मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर जो है वो हमें यहाँ देखना है, हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसके उसके लिए हम रखते हैं हार्ट लेवल पे, जो आपका ये एक्सिलरी जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे एक्सिला वाला, यहाँ पे इसके बेसिस पे जो आपका ट्रांसड्यूसर होगा उसको आप अप डाउन करते रहेंगे। सेम वैसे ही सीवीपी मेजर करने के लिए भी हम किसका प्रेशर मेजर कर रहे हैं? राइट एट्रियम का। तो आपका ट्रांसड्यूसर किस पोजीशन में होना चाहिए? राइट एट्रियम के पोजीशन पे होना चाहिए। अब एग्जाम में इनकी लोकेशन कभी कभी पूछते हैं, तो राइट एट्रियम कौन सी वर्टी है आपका इंटरकोस्टल के यहाँ पे आएगा? सो इट इज नियर द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सो फोर्थ इंटरकोस्टल है वहां पे मिड एक्सिलरी लाइन। तो अगर क्वेश्चन पूछे द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन पे आप क्या रखेंगे? आपका ट्रांसड्यूसर रखेंगे। और पेशेंट को पोजीशन कौन सी रखनी है? सेमी पाउलर पोजीशन लिखा हुआ है, आगे भी बताएंगे। हाँ, पोजीशन ड्यूरिंग सीवीपी रिमूवल, तो कौन सी पोजीशन देनी है? ट्रेंडनबर्ग पोजीशन विद वाल्सल्वा मैन्योर। सो जब आप ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देंगे तो हेड एंड क्या रहेगा? लो फिट एंड अप। ट्रेंडनबर्ग में ये होता है, ये हेड एंड साइड क्या हो जाएगा? लो साइड, एंड फिट एंड क्या हो जाएगा? अपर साइड। इससे सारा जो ब्लड है वो किधर आएगा? हेड एंड साइड पे। और उसकी वजह से जो यहाँ पे वेना कवा का प्रेशर है वो क्या रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा, इंक्रीज प्रेशर एट द वेना कवा। जहाँ पे आपने इंसर्शन साइड है वहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी हाई कर दिया। उसके साथ में पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको क्या करना है? वाल्सल्वा करना है। वाल्सल्वा मैन्योर मींस टेक डीप ब्रीथ। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसकी वजह से जो अंदर वेना कवा है वो कंप्रेस होगा, और कंप्रेशन से ब्लड किधर आएगा? ऊपर की तरफ। और वो रिलैक्स नहीं होगा तो ब्लड नीचे नहीं जा सकता है। सो सारा प्रेशर कहाँ रहेगा? ऊपर वेना कवा पे। और उसकी वजह से जब आप रिमूव करेंगे तो बाहर का एयर अंदर मूव नहीं कर सकता, एंड चांस ऑफ एनेम्बोलिज्म जो है वो हम यहाँ पे कम कर देंगे, और उसके बाद हम कंप्रेस कर देंगे तो पेशेंट को कोई एनेम्बोलिज्म नहीं होगा। क्लियर?
ओके सो ये हो गया पोजीशन ड्यूरिंग इंसर्शन, ड्यूरिंग मेजरमेंट एंड आफ्टर द रिमूवल, सॉरी ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द सीवीपी लाइन. नेक्स्ट मूव करें. मेजरमेंट अभी बताया कहां मेजर करेंगे. मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द सीवीपी प्रेशर. Position is the semi-polar position. CVP pressure measure at the mid-axillary line. This is the mid-axillary line at the fourth intercostal space. The 0 point वही जो हम मैनोमीटर की बात कर रहे हैं, जो आपका मैनोमीटर लगा के जो हम ट्रांसड्यूसर लगा के जो रखेंगे, वो ट्रांसड्यूसर का 0 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं. On the transducer need to be at the level of राइट एट्रियम. तो 0 पॉइंट या ट्रांसड्यूसर का लोकेशन कहां रखना है, तो मिड एक्सिलरी लाइन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको ये प्लेस करना है आपका ट्रांसड्यूसर. वही आपका 0 पॉइंट रहेगा. हो गया. ये तो हो गया सीवीपी प्रेशर के बारे में, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो था उसके बारे में. कुछ पॉइंट जो है वो सीवीपी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी नर्सिंग केयर पढ़ लेते हैं, देन स्पिक लाइन एंड कीमोपोर्ट. सीवीपी लाइन इंसर्ट करना इट्स एन इन्वेजिव प्रोसीजर, सो यू रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट एंड इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर कौन करेगा, तो इट इज परफॉर्म बाय द डॉक्टर जो है वही परफॉर्म करेंगे. एज ए नर्स वी आर नॉट अलाउड टू पुट द सीवीपी लाइन, बट इन प्राइवेट हॉस्पिटल दिस ऑल वर्क इज डन बाय द नर्सिंग पर्सनल ओनली. पुटिंग कैनुला, आईवी कैनुला, आर्टिल कैनुला, पिक लाइन, सेंट्रल लाइन, इवन इंट्यूबेशन, दिस मल्टीपल प्रोसीजर जो है ये सारे कौन करते हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको करना होता है. और वहां पे मैंने बोला था जोक जोक तो क्या एक स्टोरी बताई थी पहले कि अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो इवन इफ यू आर मुर्गा, मैंने बताया मुर्गा है तो भी क्या देना पड़ेगा, भूल गया आई थिंक आप लोग. हाँ कोई बात नहीं. प्राइवेट वाले गन्ने वाला तो नहीं बोले होंगे, गन्ने का रस निकालने वाला देखा है गर्मियों में, वो गन्ने का जो रस निकालता है ना उसको देखना निकालने के बाद उसके हाथ में लेके देखो उसमें बिल्कुल आप इतना सूखा कैसे है, उसके अंदर बिल्कुल एक बूंद भी अगर रस रह जाए तो मलाल उसके गन्ने वाले की, वो उसको इतना निचोड़ निचोड़ के निकालता है, सारा रस उसमें निकाल देता है, और फिर उसके बाद भले उसमें आग लगा दो वो जल जाएगा, इतना उसको ड्राई कर देता है. सो वही होता है आपके साथ इन प्राइवेट हॉस्पिटल. वो पूरे दिन भर इतना निचोड़ेंगे, इतना काम कराएंगे कि आप शाम को घर जाने के बाद एक लोटे को इधर से उठा के रख दो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी, वो सीधा जाके खाएगा कैंटीन में वही खाना और सीधा घर जाके सोएगा, जो सुबह उठेगा वापस, और कुछ नहीं. सो ये प्राइवेट वाली काम होता है, वहां पे बहुत काम कराते हैं और सच में वो काम ही वही होता है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ काम होता ही नहीं. क्या होता है काम, आप लोग है नहीं ना अभी गवर्नमेंट में, इसलिए आपको है कहाँ पे नहीं होता है. दिस इज रॉन्ग होता है. बस I worked in both center because I worked in private also and I worked in government also. The difference is like जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में था और मैं आईसीयू में था, तो वहां पे I putting every lines like central line, pick line, intubation, changing of the tube and ये arterial line, ये सारा arterial sampling everything हम करते थे. डॉक्टर वहां पे सिर्फ एक ही होता था, वो ऑर्डर लिखने के लिए होता था. अब यही चीज अगर आप यहाँ पे आएंगे, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल काम जो हम कर लिए थे वहाँ पे, लाइक मैंने कैमरा लगा के ड्रग दे दिया, अब मैं यहाँ आके सिर्फ ड्रग ही दे रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, यहाँ तो मैं वहाँ ज्यादा करता था क्योंकि मुझे कैमरा भी लगाना था, मुझे वहाँ आर्टिल लाइन भी लगानी थी. वहाँ पे लाइक आईसीयू में जो पेशेंट आता था तो 1 घंटे तक जो हम 6 स्टाफ होते थे वो सारे उसी पेशेंट के पास होते थे. एक पेशेंट एक स्टाफ उसको पुलिस कैथेटराइज कर रहा है, एक स्टाफ आर्टिल को सेटअप कर रहा है, एक स्टाफ दूसरा कुछ कर रहा है, एक स्टाफ बेड मेकिंग कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ के उसको बेड बात करा रहा है, ओरल केयर करवा रहा है. आप ये सारे काम वहाँ पे करते हैं प्राइवेट सेटअप में, वो करना है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपको मीट करनी है, एनबीएच आपके पीछे, तो ये करने हैं. लेकिन गवर्नमेंट में जाने के बाद तो एनबीएच नहीं है, तो वहाँ ब्रश पेशेंट रिलेटिव भी नहीं कराता, आप तो दूर, वो भी कौन कराए, बंदा है रहने दो, बाद में उठेगा तब कर लेगा. वहाँ पे कोई नहीं करा रहा है, वहाँ पे कौन बेड बात दे रहा है, क्या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी को बेड बात तो दूर है, वहाँ की बेडशीट चेंज नहीं होती पूरे दिन में, आप उसी बेडशीट पे सोना पड़ेगा जिसको ब्लड लगा हुआ पीछे वाले पेशेंट का. लेकिन यही चीज अगर आप एक प्राइवेट सेंटर में जाएंगे तो वो क्वालिटी ऑफ केयर देंगे, तो आपकी बेडशीट पेशेंट डिस्चार्ज होती है, सारा लेवल वहाँ से खाली होकर पूरा रूम हाइपो से क्लीन होकर उसमें ऐसी बेडशीट जाएंगे, आपको होटल में नहीं मिलेगी, ऐसी मैक वाली बेडशीट लगती है वहाँ पे. हाँ, आपको खुशबू आती है, हाँ, ये अलग ही लेवल है वहाँ पे. सो जस्ट एन एग्जांपल की निचोड़ने वाली बात का मतलब ये नहीं कि ऐसा करते हैं, बट एक जो रियल वर्क है वो वहाँ देखने को मिलता है. मुझे पर्सनली ये लगता है अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देगी जो मुझे पैसे यहाँ मिल रहे हैं, वही पैसे अगर मुझे प्राइवेट वाला दे तो मैं वहाँ प्रीफर करूँ कंपेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं है. यहाँ मैं कैमरा लगाना भूल गया, अभी मुझे आज बोले ना कैमरा लगाना है, तो पहले बार में तो मैं भी सोचूंगा कि यार मेरे से लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने मेरे 7 साल के एम्स के करियर में सिर्फ एक कैमरा लगाया, 2 कैमरा लगाया, जो सिर्फ मेरे दोस्तों को लगाए, जिनके किसी से नहीं लगे, उनके पेशेंट के आज दिन तक एक भी कैमरा लगाया मैंने. 7 साल हो गए यहाँ वर्क करते हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, क्योंकि हमें लगाने नहीं है, हमारा काम ही नहीं है. लेकिन वहां मैंने चाहते कभी नहीं लगाया, लेकिन आते एक महीने में सब काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा, आपका काम यही है, और पैसे मिलेंगे इतने से. जब जेब में पैसे आएंगे ना, इतने से पैसे भी नहीं आएंगे, वो इतने से होंगे. आजकल 500 के नोट इतने से आएंगे, 10,000 इतने होते, 20 नोट मिलेंगे जेब में रखो. चलो काम पूरे दिन पर करते रहो, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 नाइट ड्यूटी, 8 नाइट करने के बाद आदमी कहाँ हिलेगा, पूरा महीने नहीं, 8 दिन नाइट ड्यूटी करने के बाद. लेकिन यहाँ नाइट करने के बाद हम यहाँ पे 6 घंटे क्लास लेते हैं, 12 घंटे क्लास लेते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल, कहीं तो रिलैक्सेशन होगा तभी तो कर पाते हैं, सोने के बाद लगेगा. हम तो सो सकते हैं, हम तो ओटी में ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ कोई काम नहीं है और वो लीगल है हमारे पास, तो ओटी चलती नहीं है तो हम बेटर है ऐसे. ऑपरेशन थिएटर से दिन में ही चलता है, नाइट में इमरजेंसी ओटी चलती है, वहाँ हम नहीं, हम तो प्लान ड्यूटी में. सो वहाँ पे रात को क्या है, काम ही सोना ही है, कोई आए तो उसको सामान देना, बाकी सोते हो, वो आके उठाएगा, क्या चाहिए भी ले ले वापस हो जाओ. लेकिन अगर मैं आईसीयू में हूँ तो वहाँ कैसे सो सकते हैं, सो सकते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू स्लीप इन आईसीयू. अगर आप वहाँ भी सो रहे हैं मतलब आपके अंदर टेक्निक है कहीं ना कहीं, पागल बनाने वाले, बेवकूफ बनाने वाले. चले आगे नेक्स्ट. हाँ वही तो बोला, 2 से 3 सोना. सो जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे 1 मिनट भी सोना अलाउड नहीं था. देयर इज नॉट अ सिंगल मिनट इज अलाउड टू स्लीप. अगर किसी सुपरवाइजर आता था देख लिया उसने सो रहा तो उसके एब्सेंट लगा देते थे वहाँ पे. तो इसीलिए मेरे कैरियर मैंने 2 साल तक वहाँ काम किया, 2 साल में 1 साल तक आईसीयू में था और 1 मिनट भी मैं नाइट ड्यूटी में कभी नहीं सोया, क्योंकि वहाँ मुझे उन्होंने बना रखा था टीएल. टीएल का मतलब होता है टीम लीडर. पेशेंट नहीं मिलते थे, बट उनसे ज्यादा काम मिलता था. एक वहाँ पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि हर बेड पे मॉनिटर है, और उन सब का मॉनिटरिंग का जो है सेंट्रल मॉनिटर होता है जो नर्सिंग स्टेशन पे लगा रखते हैं, उस पे बिठा दिया पूरे रात भर.
अब मैं उसी को देख रहा हूँ जिसका कम हो रहा है उसके पास जाके उसको उठा के भाई देख, तो मतलब वो तो उनको सुला, तुम सो जाओ मैं हूँ देख रहा हूँ, और फिर उनको भी देख ले कुछ हो रहा है, फिर उसको तू देख ले भाई। और आईसीयू में वहाँ रिक्लाइनर होते हैं, तो जानते हो रिक्लाइनर पेशेंट्स के लिए रिक्लाइनर मैंने पहली बार देखा, घर पे नहीं हुआ हमारे तो। रिक्लाइनर पे पेशेंट को ऐसे बैठाते हैं न्यूरो आईसीयू में, वो ऐसे बैठा के जब वो ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है अनकॉन्शियस है तो फिर ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ऐसे सोया हुआ रहता है, उस पे स्टाफ मजे से सो रहे थे, मैं पूरा काउंटर पे बैठ के ट्यों 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 कर रहा, और वो आदत पड़ गई थी क्योंकि 8 बार नाइट ड्यूटी करना और उसके बाद हर महीने करना, तो फिर उसके बाद वो रूटीन हो गया था। नेक्स्ट, सीवीपी लाइन हैज 3 ओपनिंग, ये सेंट्रल लाइन, दिस इज द वन, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ये जो लाइंस होती है इससे कंटिन्यूटी के साथ तीन हो जाती है, वन विल ओपन हियर, द सेकंड वन विल ओपन हियर एंड थर्ड वन विल ओपन हियर। जो यहाँ पे लाइन की ओपनिंग है जो ऊपर की तरफ होती है इसको हम बोलते हैं द प्रॉक्सिमल ओपनिंग, दिस इज द मीडियल ओपनिंग। लाइक हमारे वाली सर आईसीयू में है, तो उनको पूछो आप सोने का क्या होता है, क्योंकि उनको तो वहाँ काम करना है। इज इन पीआईसीयू, पीआईसीयू एनआईसीयू पता नहीं, पीआईसीयू में आई थिंक, हां सो पीआईसीयू में है, बच्चों वाला आईसीयू है, तो वहाँ पे आप कैसे सो सकते हैं? हैं ज्यादा सोते हैं? अब वो उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं सोते होंगे वो, पर फिर तो सोते तो फिर पता नहीं। चलो हैं मिलते हैं, चलो अच्छी बात है फिर तो, वो सोने को मिलते हैं क्योंकि सुपरवाइजर हमारे ही है। नेक्स्ट मीडियल एंड देन डिजिटल। 3 घंटे से सोने का अच्छा है नहीं सो, 3 घंटे सोने से कुछ होना नहीं है, वो 3 घंटे इधर उधर करने में मोबाइल में इंस्टाग्राम देखने में निकल जाएंगे 3 घंटे, तो फिर जब नींद आ रही होगी तो वापस बैठ जाएगा, जब हो गया तू जा, यही होता 3 घंटे नींद आती है कभी। 3 आवर्स में कोई पर्सन सेटिस्फैक्टरी नींद नहीं ले सकता है, वो इनसेटिस्फैक्टरी स्लीप होगा और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए इससे अच्छा आप काम करो निकाल लो, वो बेटर है, ज्यादा बेटर है, इट्स मोर बेटर। अदरवाइज सोना है तो फिर 6 घंटे बराबर सोना है हमारी तरह ओटी की तरह। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल, मीडियल एंड डिस्टल। जब हम एग्जाम की बात करें तो आई थिंक एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया था, प्रॉक्सिमल से हम क्या करते हैं, मीडियल से हम क्या करते हैं, डिस्टल से हम क्या करते हैं। सो ये ओपनिंग रखने का कुछ पर्पस है जो हम बात करेंगे। पहला जो कंडीशन है वो है कि जो ये दो ओपनिंग होती है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, इन दोनों की साइज होती है वो सेम होती है, बट ये जो डिस्टल ओपनिंग होती है ये थोड़ी लार्ज होती है, बड़ी होती है, वाइड ओपनिंग होती है, मोटी होती है कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आप सेंट्रल लाइन पुट करते हो तो इसके अंदर भी आपको क्या डालना पड़ता है, एक गाइड वायर डालना पड़ता है। बिना गाइड वायर के वो फ्लेक्सिबल ट्यूब है, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, सो यू नीड टू पुट ए गाइड वायर। आपने जो गाइड वायर डालना है वो गाइड वायर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आपको ट्यूब क्या चाहिए, थोड़ी बड़ी चाहिए, तो इसके थ्रू हम क्या डालेंगे, जो डिजिटल ओपनिंग होती है उसमें हम क्या डालते हैं, गाइड वायर। तो पहला पर्पस क्वेश्चन आ जाएगा गाइड वायर कौन सी ओपनिंग में डालेंगे, तो आंसर होगा डिजिटल ओपनिंग के साथ हम गाइड वायर डालते हैं। दूसरा इसका पर्पस, डिजिटल गाइड वायर डाल दिया, सेंट्रल लाइन लगा दी, इसके बाद इसका क्या पर्पस है, तो डिजिटल का जो मेन पर्पस होता है वो होता है, अगर हम इन तीनों ओपनिंग की बात करें तो कौन सी ओपनिंग राइट एट्रियम के सबसे पास में होगी, which one is most nearest to the right atrium, distal। एंड सीवीपी डालने का मेन पर्पस भी क्या है, प्रेशर मॉनिटरिंग करना, तो सबसे बेस्ट प्रेशर कौन सा ओपनिंग दे सकता है, डिस्टल। इसीलिए डिस्टल ओपनिंग का मेन पर्पस क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेजर करना। सीवीपी मेजर करने के लिए अगर आपको प्राइमरी चॉइस कोई पूछे तो आंसर क्या लिखना है, डिस्टल लाइन जो है वो हमारी पहली चॉइस रहेगी। क्लियर? जो मिडिल ओपनिंग है सेंटर में रहती है, बीच में है, और इसके थ्रू जो आपको आईवी फ्लूइड देना है या ड्रग्स देनी है वो सारी हम प्रेफर करते हैं, टीपीएन देना है आपको, जो भी देना है वो सारा हम किससे प्रेफर करते हैं, मिडिल ओपनिंग से। एंड जो सबसे प्रॉक्सिमल जो ओपनिंग होती है जो आपको ऊपर दिखेगी, ये ओपनिंग जो है वो हम सबसे बेस्ट यूज करते हैं, वो है जब आपको ब्लड सैंपलिंग करना है। जब आपको क्या करना है, सैंपलिंग करना है, तो सबसे बेस्ट सैंपल किससे मिलेगा, तो यहाँ पे ड्रग चल रहा है और इसी पार्ट से आप क्या ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, फॉल्स मिल सकता है आपको, गलत मिल सकता है। लेकिन ये पोर्ट जो है वो इस पोर्ट से ऊपर की तरफ है, तो जो भी सब्सटेंस ब्लड में जाना है वो सारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, मिक्स हो गया, या नीचे जाके वापस होके आएगा, तब आपके उस वेना कवर से सैंपलिंग देगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट सैंपल लेने के लिए आपका ओपनिंग प्रॉक्सिमल। तो इन तीनों का पर्पस लिखा हुआ है, थिंक प्रॉक्सिमल जिसका कलर कौन सा होता है, व्हाइट कलर, और इसका पर्पस क्या है, स्पेसिमेन कलेक्शन। मीडियल इज द ब्लू वन एंड इट इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और टीपीएन। एंड जो डिस्टल होता है उसका टॉप पे कलर, ये कलर ऊपर ही रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे, अंदर तो सिर्फ ओपनिंग आपको मिलेगी। सो ऊपर जो येलो कलर में अगर है तो वो कौन सा डिस्टल व्हाइट है, और इसका डिस्टल होता है उसका टॉप कलर, ये कलर ऊपर ही रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे, अंदर तो सिर्फ ओपनिंग आपको मिलेगी। सो जो है येलो कलर में अगर है तो वो कौन सा डिस्टल व्हाइट है, और इसका मेजरमेंट में हम यूज करते हैं और गाइड इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो व्हाइट, ब्लू एंड येलो, कुछ कुछ कंपनीज के अंदर जो आपका ये व्हाइट और ब्लू कलर है ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट येलो कलर इज ऑलवेज सेम इन एवरी कंपनी। येलो कलर जो हमेशा किसके लिए होगा, गाइड वायर के लिए होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप जब भी देखेंगे तो जो गाइड वायर डाला जाएगा वो सिर्फ किसके थ्रू जाएगा, येलो लाइन के थ्रू, और उसका ओपनिंग कौन सा रहेगा, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, डिस्टल ओपनिंग। हो गया? नेक्स्ट, ये सबने देखा है या बहुत सारे तो होंगे जिन्होंने आज ही सोचा होगा, 3 ओपनिंग भी होती है इसमें, एक ही होती होगी। यस, ये बहुत लाइक मुझे भी नहीं पता था पहले, तो जब मैं यूज करता था मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब इसको पढ़ने लगा तब समझ में आया कि 3 होती है। फिर मैंने उसको काट के भी देखा प्रूव करने के लिए, अंदर है नहीं है, बेवकूफ बनाती नहीं है इससे, मैंने काट के देख लिया ऐसे एक दिन तो इसको पूरा, तो अंदर सच में कितनी लाइन थी, 3 लाइन थी, और उसका पर्पस भी समझ में आया कि रियल में इसका मेन पर्पस क्यों अलग अलग हमने बनाया। अगर एक ही बनाते हैं ओपनिंग तो गाइड वायर डालने के बाद कैसे पता चलता है कि लाइन में सेंटर लाइन वहीं पे है, ब्लड आ रहा, ब्रेक फ्लो तो होता ही नहीं, फिर गाइड वायर से ब्लड ही बाहर नहीं आता, फिर ब्रेक फ्लो कैसे चेक करते हैं आप, देखते हैं कंफर्म करने के क्या करते हैं, एक से आपने गाइड वायर डाला तो दूसरे से हम ब्रेक फ्लो चेक करते हैं कि ब्रेक फ्लो आ रहा नहीं आ रहा है, अगर ब्रेक फ्लो आ रहा है तो सही है। अब आपके पास गाइड वायर डाल दिया तो ब्रेक फ्लो कैसे चेक करोगे, फिर आएगा नहीं, सो इसीलिए अलग अलग ओपनिंग बनाई गई यहाँ पे। नेक्स्ट,
सीपी लाइन साइज, तो देयर आर टू टाइप्स, टू साइज ऑफ सीपी लाइन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं एडल्ट और बच्चों के अंदर। एडल्ट और बच्चों पीडियाट्रिक में 5 फ्रेंच जो सबसे कॉमन, और एडल्ट में 7 फ्रेंच हम यूज करते हैं। डिस्टल ओपनिंग बड़ा रहेगा, बच्चों में जो डिस्टल ओपनिंग रहेगा वो कितना रहेगा 20 का, और मीडियल एंड प्रॉक्सिमल ओपनिंग कितना रहता है 22 का, दोनों का सेम रहेगा, ऊपर वालों का और नीचे वाले का ओपनिंग रहेगी 20। एडल्ट में 7 फ्रेंच और यहाँ पे ओपनिंग रहेगी 18 एंड 20 गोस। सो ये जो ओपनिंग हमने बनाई कि एक ओपनिंग यहाँ पे है, एक इधर है और एक इधर है, सो ये दोनों क्या रहती है सेम, इट इज 22 गोस एंड इट इज 20 इन पीडियाट्रिक्स। ये किसमें रहेगा बच्चों में, पीडिया में। जब हम एडल्ट की बात करेंगे तो इट इज 18 एंड सॉरी दिस इज 18 गोस एंड दिस इज 20, ये एडल्ट के लिए। तो ऊपर वाली दोनों ओपनिंग की जो साइज है वो सेम रहती है, नीचे वाली थोड़ी क्या रहती है बड़ी रहती है। यहाँ पे इसका एक और क्वेश्चन जो है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, यू रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट एंड यू हैव टू ऑप्शंस, वन इज दिस सेंट्रल लाइन एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल लाइन, व्हिच लाइन यू प्रेफर फर्स्ट। तो पहले नंबर पे हम क्या प्रेफर करेंगे पेरिफेरल लाइन, बिकॉज अगर पेशेंट में कोई रिएक्शंस होती है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, तो उसको पेरिफेरल लाइन से कंट्रोल करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ब्लड अभी तक पूरा बॉडी में सर्कुलेट नहीं हुआ है। अगर सेंट्रल लाइन में दिया है तो हार्ट उस पूरे ब्लड को क्विकली बॉडी में सर्कुलेट कर देगा और पूरी बॉडी में क्या आएंगे सिम्टम आएंगे। तो हमारा पहला चॉइस क्या रहता है, वी ऑलवेज प्रेफर द पेरिफेरल लाइन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेंट्रल लाइन फॉर अदर जो भी हम बात करें उसके लिए। तो इसलिए ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट जब एनेस्थीसिया के पास आता है तो एनेस्थेटिक पर्सन ऑलवेज पुट ए लार्ज और वाइड बोर कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमेशा लगाते हो, भले ही पेशेंट पे सेंट्रल लाइन है फिर भी एक एक्स्ट्रा कैनुला लगाएंगे, उसका पर्पस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। एंड अगर नहीं हो रहा है, ये भी कैनुला लगाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं सेंट्रल लाइन से दे सकते हैं, बट प्रेफर जो है वो हमेशा किसके साथ रहेगा पेरिफेरल लाइन के साथ। नेक्स्ट सीपी लाइन केयर, केयर तो करते ही हो आप लोग, क्या ध्यान रखना है केयर में, सो साइट उसको प्रॉपर्ली चेक करते रहना है, रेडनेस इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके साथ में ड्रेसिंग प्रॉपर इंटैक्ट होनी चाहिए, उसको चेक करते रहना है, ड्रेसिंग टाइम टू टाइम चेंज करनी है। तो उन सारे पॉइंट के रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। सीपी ड्रेसिंग शुड बी रिमेन इंटैक्ट, जैसे ही आपको लगे कि ड्रेसिंग खराब हो गई, निकल गई, अंदर ब्लड भर गया, कुछ भी पानी भर गया, तो तुरंत उसको निकाल के क्या करना है चेंज करना है। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, ड्रेसिंग शुड बी क्लियर ड्रेसिंग, क्लियर यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अंदर से दिखना चाहिए कि कहीं इन्फ्लेमेशन या कुछ हो रखा तो रेडनेस हो रही है। तो ड्रेसिंग शुड बी चेंज्ड इमीडिएटली इफ नॉट इंटैक्ट, वेट और सॉफ्ट ड्रेसिंग विद ब्लड, अगर गीला है ब्लड लगा हुआ है और कुछ भी ऐसा सब्सटेंस लगा तो तुरंत ड्रेसिंग को क्या करना है चेंज करना है। ड्रेसिंग चेंज कितने टाइम में करनी है, अगर नॉर्मल है इंटैक्ट है तो। सो ड्रेसिंग शुड बी चेंज्ड इन एवरी वीक यानी 7 डेज। अगर ड्रेसिंग पे कोई ब्लड नहीं लगा है, ड्रेसिंग बिल्कुल इंटैक्ट है नॉर्मल है, तो उसको कितने दिन में चेंज करना है 7 डेज में। अदरवाइज जैसे ही ब्लड लग गया तो तुरंत चेंज करना है, निकल गई तो तुरंत चेंज करना है, बट ब्लड नहीं लगा है नॉर्मल है तो फिर 7 दिन तक आपको रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑलवेज असेस फॉर द साइन ऑफ इंफेक्शन एट साइट, रेडनेस होगा, पस फॉर्मेशन होगा, स्वेलिंग हो सकती है, वो सारे देखते रहे ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग के थ्रू, और अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है तो तुरंत क्या करें डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। सेंट्रल की ड्रेसिंग के साथ साथ सेंट्रल केयर के अंदर एज ए नर्स आपको एक स्पेसिफिक बंडल दिया जाता है जो आपको यूज करना होता है, एंड दैट बंडल इज नोन एज क्लैप्सी बंडल। क्लैप्सी इज द सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन के इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए विद एवरी पेशेंट जिनको सेंट्रल लाइन लगी हुई है उनकी फाइल में हम ये क्लैप्सी चेकलिस्ट लगाते हैं, और एवरी शिफ्ट में इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, और इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चेकलिस्ट भी क्या होती है वो भी देख लेते हैं, ये लिख लिया। तो लाइन ड्रेसिंग आप चेंज करना सेंट्रल लाइन का, नॉर्मली पूछे तो 7 दिन, अगर ड्रेसिंग में ब्लड लगा है इंटेक्ट नहीं है तो फिर आंसर देना है इंटेक्ट नहीं है तो इमीडिएटली आपको क्या कर देना है चेंज कर देना। वो करें यस। नेक्स्ट सीपी लाइन केयर नहीं लिखा, लिख लिया। द नेक्स्ट वन इज क्लैप्सी केयर बंडल। क्लैप्सी केयर इज द सेंट्रल लाइन, CL is the central line, A for associated bloodstream infection. This is the क्लैप्सी बंडल, और ये क्लैप्सी बंडल का पर्पस क्या है, तो टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद सेंट्रल लाइन, जितने भी पेशेंट जो सेंट्रल लाइन के साथ में उनके ब्लड में सेप्टिसिमिया इन्फेक्शन होने को बचाने के लिए हम ये केयर बंडल यूज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो कुछ कंपोनेंट इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज द हैंड हाइजीन, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का बेस्ट वे वो क्या है हैंड हाइजीन, तो हैंड वॉशिंग तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पाएगा। उसके अलावा ड्रेसिंग, साइट इन्फेक्शन, साइट इंस्पेक्शन, उसके अलावा हब केयर, साइट केयर, वो सारे पॉइंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो पैरामीटर यहाँ पे हैंड हाइजीन, प्रॉपर हैंड हाइजीन जो हमारे 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन जो हम पढ़ते हैं वो आपको फॉलो करना है, उसके साथ में केयर करनी है। ड्रेसिंग अभी बताया मैंने, ड्रेसिंग शुड बी इंटैक्ट, अगर इंटैक्ट नहीं है तो इमीडिएटली चेंज करना है, और अगर इंटैक्ट है तो 7 दिन बाद चेंज करना है। नीड ऑफ द लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को अब लाइन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, द सेंट्रल लाइन शुड बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल व्हेन पेशेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। और ये नीड कौन बताएगा, डॉक्टर। सो डॉक्टर को बताना पूछना है कि नीड है या नहीं है, 2 दिन हो गए हम इससे कुछ नहीं दे रहे, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर बोले नहीं है तो निकाल दे, निकाल दो, निकाल देनी है, तो पेशेंट में इंफेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे रिड्यूस। हब डिकंटामिनेशन, हब जो आगे का टेप होता है, टेप सेंट्रल के आगे टेप लगा होता है, वो डिकंटामिनेट होना भी जरूरी है, उसके अंदर बैक्टीरिया छुप जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। सो हब को डिकंटामिनेट करने के लिए आपको 70% जो हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो आता है, स्प्लिट जो आता है, कंटेनर में स्प्लिट करना है, उसमें हब को डालना है,
1-2 मिनट रखना है और क्लीन करके वापस लगा देना है। हाफ डिकंटामिनेटर यूज करने के लिए क्या है 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल या स्प्रिट जिसको आप बोलते हैं, और उसके साथ में फ्लसिंग। फ्लसिंग करने के लिए जो आपके हेपारिन सॉल्यूशंस आता है, हेपारिन, वो हमें यूज करना है। फ्लसिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आता है कि अगर आप लाइन को यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग line every day, then you should flush the line for how much duration, कितने duration में आपको लाइन को फ्लश करना है। if line is continuously in used, यूज में है, चल रही है, पहला क्वेश्चन, तो कितने टाइम में आप लाइन को फ्लश करेंगे। 6 to 8 hours, 12 hours, 24 hours नहीं करेंगे हैं। मेडिसिन देने से पहले फ्लश करना है। तो रिमेंबर दैट जब लाइन यूज में है, अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर करनी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लशिंग। प्रिवेंशन ऑफ blockage of the tube को block होने से prevent करना। if person is receiving IV fluid or any other solution in the line continuously and line is continuously in use, then क्या clot बनने के या block होने के chances है। so remember that when line is in use, no need for flushing, उसको flush नहीं करना है, because heparin का excessive use patient में उसका क्या करवा सकता है, complications कर सकता है। but flushing कब करना है, जब हम line को use नहीं कर रहे, जब line आपके use में नहीं आ रही है तब उसको क्या करना है, flush करना होता है। अब use नहीं आ रही है तो उसको दिन में कितनी बार flush करोगे। if line is not in used, पूरे दिन हो गया हमने use ही नहीं किया, 6 hours, 12 hours, 24 hours, 36 hours, so always remember when line is not in use, again do not overflush the line, again heparin क्या करेगा पेशेंट में, complication, so line is only flushed for once in a day, दिन में सिर्फ क्या करना है, एक ही बार उसको फ्लश करना है 24 आवर के ड्यूरेशन में। एक्सेसिव फ्लशिंग करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है सेंट्रल लाइन के साथ में। और इसमें ड्रेसिंग जो साइट है, कभी कभी पूछते हैं साइट केयर किससे करेंगे, सो साइट केयर करने के लिए आपको करना है 2% क्लोरेक्सिडिन सॉल्यूशन जो आता है वो आप यूज करेंगे साइट को केयर करने के लिए, 2% क्लोरेक्सिडिन। ओके, दिस इज द पिक लाइन, विल डिस्कस अबाउट द पिक लाइन इन नेक्स्ट क्लास टुमारो, जो अगली क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे पिक लाइन के बारे में।